ठीक ठीक है। तो है ना, कई लोगों को पता है, कई लोगों को पहली बार सुनने में आया है ना। मैंने वो वोटिंग भी करवाया था, है ना। और कुछ लोग जानना चाहते हैं, सिर्फ नाम सुना है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। और कुछ लोगों के लिए नाम भी पहली बार हो सकता है कि यार जेमिनी कौन सा नया आ गया, है ना। तो है ना, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं सेल्फ राहुल माहेश्वरी, है ना, मनासा मध्य प्रदेश, चित्तौड़ जिले के पास, राजस्थान के, है ना, नीमच से बिलोंग करता हूँ। और क्या है? कन्या फैमिली से आते हैं, है ना, वैसे तो, है ना। लेकिन ईश्वर का प्रारब्ध रहा होगा तो ज्योतिष की फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मधु चावला मैडम भी होंगे जो मेरे आलू सहपाठी वाली हैं। चाट ले आए जिसमें हाँ, वो। अगर मधु मैडम आप आ सकते हो तो आप अपना परिचय दे सकते हैं, वरना फिर। मधु मैडम। हाँ सर। जानते ही है लगभग लोग तो। आप कंटिन्यू कीजिए सर, आपका परिचय जरूरी है। ओके, है ना। तो मधु मैडम जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमारी एक साझेदारी में एक संस्थान है, फलित ज्योति रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हम उस पर कार्यरत करते हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास का, जेमिनी ज्योतिष। तो जेमिनी ज्योतिष के बारे में कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। तो अच्छा, जो लोग जान रहे थे ना, आचार्य राहुल सर, मुझे बताएंगे सर आप क्या जानते हो जेमिनी ज्योतिष के बारे में। कोई कुछ कहना चाहते हैं पहले से ही? अगर कुछ कहना जैमिनी चाहते हो। ज्योतिष, हाँ जहां तक मेरा अपना अनुभव रहा, हाँ। हाँ जी। वर्ल्ड की सारी ज्योतिष पढ़ लिया, लेकिन इसके आगे सब बौनी दिखी मुझे। इसके आगे सब। सबका कद छोटा दिखा। अच्छा। ओके। 100% सटीक के साथ स्टैंप लगा के बोल सकते हैं कि ये होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं आचार्य जी आप? अरे आप हमें नहीं पहचानते हो, हद हो गई। 10वीं बार तो बात हुई है। अरे मैं कहाँ से बिलोंग दिल्ली से करते हूँ। हो? मैं जानता हूँ दिल्ली आपको, से हूँ। लेकिन कहाँ रहते हो? दिल्ली में बिलोंग तो मैं अयोध्या से करता हूँ। आप मेरे बेस 7 के स्टूडेंट है, मैं आपको कैसे नहीं जान सकता हूँ, हाँ, बहुत पहले बात हुई है थी ना। आपकी। ठीक है। ठीक है। तो आज हम जेमिनी ज्योतिष के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जेमिनी ज्योतिष के बारे में पढ़ने से पहले, है ना, मैं आपको कुछ ज्योतिष की गहराइयां देना चाहता हूँ। ठीक है। कि ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करेंगे ना, तो ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं कि सबसे सही तरह से अगर हम बात करें कि ज्योतिष में बिल्कुल सारी मैथमेटिक्स, सारी गणित, सारे सिद्धांत को अगर सही तरह से किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया था, तो उनका नाम था ऋषि पाराशर जी। ठीक है ना। आज हम विश्वंतरी दशा, ग्रह के बारे में, ज्योतिष के बारे में, कारक के बारे में, तो सारा हम पाराशरी को फॉलो करते हैं, है ना। ऐसा भी कहते हैं कि पाराशरी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। तो जो भी ज्योतिष, चाहे अब कृष्णमूर्ति पद्धति या कुछ भी हो, है ना, पाराशरी को कोई काट नहीं सकता। पहला पॉइंट ये है ना। तो पाराशरी सभी की जननी, जिस तरह से बोलते हैं ना कि सर्वस्त्राम भाषाम जननी संस्कृत अस्ति, कि सभी भाषा की जननी संस्कृत है ना। तो उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? आप मुझे रिएक्शन भी कर सकते हो, है ना, हाथों से ऐसे इशारा भी कर सकते हो, मेरे को दिखेगा, आप ऑनलाइन हो, है ना। तो ये वाली बात है। अब अब पाराशरी से भी पुरानी ज्योतिष है, ठीक है, जिसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है। जो पाराशरी से भी प्राचीन है। ठीक है। जो बिना मैथमेटिक्स के, बिना गणित के, बिना ज्यादा, है ना, व्यक्ति को टेंशन आए तो उस तरह से फलित करती है। इसमें इसी के पैरेलल एक और ज्योतिष है जिसका नाम है जेमिनी ज्योतिष। जेमिनी ज्योतिष भी बहुत प्राचीन है। ठीक है। तो पाराशरी, जेमिनी, भृगुनंदी नाड़ी, ये कुछ भी हमारी जो पुरानी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना, ये हमारा ऋषि मुनि ने लिखा हुआ है। तो इन्हों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्हों की सबसे अच्छी बात एक ही मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना, जो इसलिए बार बार लोग बोलते हैं कि यार ज्योतिष शाश्वत है ना। तो इन्हों की सबसे अच्छी बात ये लगा मेरे को, है ना। मैं आप सभी को 1 मिनट के लिए म्यूट कर देता हूँ ताकि बीच में दिक्कत ना आए। तो इन्हों की सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगता था कि ये लगता है कि भाई कोई भी, चाहे भृगु नंदी नाड़ी आ गई, चाहे भृगु ऋषि आ गए, चाहे ऋषि पाराशर जी आ गए, चाहे कोई और ऋषि आ गए, लेकिन किसी भी ऋषि ने आकर किसी भी तरह से, किन्हीं भी तरह से एक भी लोगों की बातों का खंडन नहीं किया। अगर ऋषि पाराशर जी ने बोल दिया कि भैया 12 भाव होते हैं, तो भृगु ऋषि भी आके ये बोलेंगे 12 भाव होते हैं, जेमिनी में भी बोलेंगे 12 भाव होते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि नवग्रह होते हैं और शनि तक का हम उपयोग करेंगे, है ना, राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं,
तो हर एस्ट्रोलॉजर, जितने भी ऋषि हैं, सारे लोग एक ही बात मानते हैं। कुल मिला के जो आधारभूत स्तंभ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल साफ है कि भाई मूलभूत चीजें होती है कि 27 नक्षत्रांश है। तो ऐसा कोई दूसरा ऋषि नहीं आया प्रकट होकर कि भैया ऋषि पाराशर 27 का है, हमने 32 तक खोज कर लिया है। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता। तो ये एक शाश्वत सब्जेक्ट है ना। और हमारे कितने ऋषि मुनि ने इस पे खोज किया हो, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं वो कभी भी नहीं बदला। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो कभी ना बदला जा सकता है ना। आज विज्ञान खोज करेगा, आज हम लैपटॉप पे पढ़ी कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले 100 साल पे लैपटॉप लैपटॉप लोग भूल ही जाए। समझ में आ रहा है? तो ये शाश्वत नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र शाश्वत है। अब मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहूंगा कि कैसे पाराशरी ज्योतिष काम करती है, कैसे भृगुनंदी नाड़ी काम करती है ना। आपको थोड़ा सा रहस्य भी क्लियर होता जाएगा। आप सभी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष को पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, पढ़ाते भी हैं कुछ कुछ लोग इसमें से, है ना। तो मैं थोड़ी सी भूमिका भी बांध देना चाहता हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? किसी ने कहा है आवाज? आ रही है सर, क्लियर है। आवाज आ रही है ना? किसी ने मैसेज किया? यस सर। ओके, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, क्लियर है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो देखो, मैं अपन बात करते हैं बेस का। अगर मैं बात करूं कि ऋषि पाराशर जी का, ठीक है, तो अगर ऋषि पाराशर जी ये बोलते हैं कि भैया काल पुरुष कुंडली होता है और जो मेष राशि से चालू होती है, ठीक है, और वहां पर सूर्य उच्च का होता है, तो ऋषि पाराशर जी की बात बिल्कुल स्पष्ट है कि काल पुरुष कुंडली होती है, मेष राशि होता है जहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भृगुनंदी नाड़ी का, तो भृगुनंदी नाड़ी जिस पे काम करता है उसका नाम है कि वह ग्रह के कारक तत्वों पे बात करता है, ठीक है। तो जैसे पाराशरी की बात करेंगे तो पाराशरी वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो हमेशा लग्न, लग्नेश, लग्न नक्षत्र पे बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। अगर हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करेंगे तो वो हमेशा से कारक ग्रह पे बड़ा फोकस करेंगे, भैया शुक्र पत्नी का कारक है, मंगल भाई का कारक है। समझ में आ रहा है? तो पाराशरी हमेशा से भाव पे फोकस करता है ना, लगन आधारित, है ना। भाव के स्थिर कारक भी होते हैं वहां पे। लग्नेश, किसका मिथुन लग्न है तो भैया उसका राशि स्वामी बुध होगा। किसी का वृषभ लग्न है तो राशि स्वामी शुक्र होगा। तो लग्नेश पे विचार करता है, ठीक है। जब बात करेंगे भृगुनंदी नाड़ी का तो वो भाव के कारक तत्व विचार करता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे जेमिनी का, तो जेमिनी विचार करता है किसी भी ग्रह की डिग्री पर, ठीक है, कि कौन सा ग्रह का डिग्री ज्यादा है, कौन सा ग्रह का डिग्री कम है, ठीक है। मैं आपको इसको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लो मुझे दिल्ली जाना है, मैं एमपी से दिल्ली बढ़ूंगा, ठीक है ना। मान लो विपुल बख्शी बख्शी सर मुंबई से हैं, तो मुंबई से दिल्ली बढ़ेंगे, है ना। चक्रेश सर मान लो कि इटारसी से हैं, तो इटारसी से दिल्ली बढ़ेंगे। तो हर व्यक्ति के जो रास्ते में जो चीजें आएंगी वो अलग अलग होगी, लेकिन लक्ष्य एक होगा कि दिल्ली जाना है। समझ में आ रहा है? लक्ष्य एक होगा कि दिल्ली जाना है। अब पाराशरी जैसे बोलती है कि भाई, है ना, लग्नेश बहुत बड़ा होता है, लग्नेश की ताकत सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो वो काल पुरुष कुंडली से बात करेंगे तो काल पुरुष कुंडली में लग्नेश कौन होता है? मंगल होता है। मंगल मेष राशि, है ना, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो इसी बात को भृगु ऋषि बोलते हैं कि नहीं भैया, सूर्य सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है, आत्मा का कारक ग्रह होता है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है। इसी बात को जेमिनी ऋषि बोलते हैं कि नहीं भाई, हम इसको भी नहीं मानते, हम लग्नेश को भी नहीं मान रहे हैं, हम सूर्य को भी नहीं मान रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ग्रह की डिग्री सबसे अधिक है वो आत्म कारक है। समझ में आया? अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लो कि चंद्रमा की डिग्री सबसे ज्यादा है, डिग्री ज्यादा मतलब क्या, हमको पता है कि राशि में 30 डिग्री होती है, तो खूब से खूब कोई भी ग्रह 29 पॉइंट, है ना, 59 डिग्री का हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जो ग्रह 29 डिग्री का हो, 28 डिग्री का हो, 27 डिग्री का हो, वो ग्रह आमतौर पर डिग्री पे आपकी जन्म कुंडली में बड़े पाए जाएंगे। समझ में आया? तो जैमिनी ऋषि ये बोलते हैं कि जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा है, ठीक है, वह ग्रह सबसे बड़ा होता है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? या वह ग्रह सबसे ज्यादा जानता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो आप रिएक्ट कर सकते हो ऐसे करके, है ना। आपको मैंने अभी, है ना, अनम्यूट भी कर रखा है, ठीक है। तो हाँ, अब समझ आ रहा है सर। हाँ जी, ठीक है। अब इसको अपन किस तरह से चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा हमारी जन्म कुंडली में डिग्री का बैठा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है? ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें
हमारे जीवन में या हमारी लाइफ में या हमको ज्यादा आकर्षित करता है, पहला फैक्ट ये है। समझ में आया? जिस तरह से पाराशर ऋषि बोलते हैं कि लग्नेश व्यक्ति का सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, भृगु ऋषि बोल रहे हैं कि नहीं भैया, सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य व्यक्ति के लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। उसी तरह से जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जो ग्रह का सबसे ज्यादा डिग्री है ना, वह व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का सूर्य उसकी जन्म कुंडली में सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सूर्य से जुड़ी हुई क्वालिटी, सूर्य से जुड़े हुए कारक तत्व, सूर्य से जुड़े हुए कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का बुध सबसे ज्यादा डिग्री का है, तो उस व्यक्ति के अंदर बुध से जुड़ी हुई चीजें, बुध से जुड़े हुए कारक तत्व हमेशा से ज्यादा पाए जाएंगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि उस व्यक्ति को ज्यादा अनुभव है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अनुभव वाला कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया ना? सबसे अधिक डिग्री वाला जो ग्रह होगा वो सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह होगा। उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें हमेशा हमको लाइफ में ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। हमेशा उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें हमको ज्यादा पता होगी। ठीक है, तो आज आप सभी अपनी अपनी कुंडली को चेक करेंगे, है ना? आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एक सवाल है प्रभु, एक सवाल है कि अगर दो एक मिनट ग्रह, रुको। सवाल कौन पूछ रहे? तो पहले हैंड राइज कर लो भाई, मैं आपके चेहरा देख पाऊँ, है ना? कहाँ से आ रहा है सवाल? मोहन बिलासकर बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हाँ जी सर, बोलिए। है। अगर दो ग्रह का डिग्री ज्यादा है तो देखो, दोनों ग्रह बिल्कुल सेम डिग्री पे तो नहीं बैठा होगा, है ना? अंश कला विकला, है ना? तो कहीं ना कहीं तो कोई तो ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? तो जो अंश में नहीं तो कला में, कला में नहीं तो विकला में, जहां से ऊपर हो वो बड़ा। समझ में आया? मान लो कोई 28 डिग्री अच्छा पे दो अच्छा ग्रह अच्छा, बैठ गए, ओके ओके है ना? तो ओके, थैंक यू। 28.23 पे कौन बैठा है? वो बड़ा भाई। समझ में आया? तो इस तरह, ओके तो वहां पे आपको, ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो वहां पे आपको कला विकला देखना है। मैं आपको सारी बातें सिखा दूंगा, है ना? डोंट वरी। मैं आपको एग्जांपल चार्ट लूंगा, आपके चार्ट पे बात करूंगा, आपके केस स्टडी पे बात करूंगा। आपको बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। ठीक है, तो बख्शी साहब बोलिए। आप म्यूट है, आवाज कुछ नहीं आ रहा है ना? सर आंसर क्वेश्चन सेशन सबसे लास्ट में रखिए सर। ठीक है, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उस स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम सबसे पहले चीजों को सीखेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को, है ना? आप मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, आप लिख मैसेज करके भेज सकते हैं या फिर अपने इशारों से ऐसे कर सकते हैं, है ना? हम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो जेमिनी और पाराशरी में मैंने आपको अंतर बता दिया है। ठीक है, अब कारकों को कैसे जाने? तो कारागृह की बात भी कर ली अपन ने। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? मुझे एक बार आप मुझे इशारों से बता सकते हो? तपाड़े सर, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे इशारों से बता सकते हो? ओके, yes sir, it's ठीक है। visible. तो कारकों को कैसे जाने? तो जेमिनी ज्योतिष में, है ना, कारागृह की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे सर्वाधिक ग्रह डिग्री का होगा वो, है ना, आत्म कारक होगा, है ना? इसके आगे बात कर लेंगे अपन। ठीक है, ठीक है। तो जेमिनी ज्योतिष में कारक 7 तरह के होते हैं, है ना? राहु और केतु को छोड़कर सभी 7 ग्रह अपनी अंश कला विकला के अनुसार अवरोही क्रम में, है ना, 7 कारक बनते हैं। तो 7 कारक इस प्रकार है। सबसे पहला होता है आत्मा का कारक, आत्म कारक, फर्स्ट हाउस, है ना, जो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और हेल्थ को ही नहीं, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हम गहराई से समझने वाले हैं। अमात्य कारक, है ना, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। भात्र कारक, है ना, स्ट्रेंथ को, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक, ये 7 तरह के कारक होते हैं, है ना? नाम से ही सारी बातें स्पष्ट है कि आत्मा मतलब आत्मा का कारक है, लगन का कारक है। अमात्य मतलब सेकंड हाउस, है ना, फाइनेंस का। भात्र कारक मतलब तीसरे हाउस का, स्ट्रेंथ का। मात्र कारक मतलब चतुर्थ भाव का, है ना, माता का, मेंटल पीस का, घर की सुख शांति का। पुत्र कारक मतलब संतान का, क्रिएटिविटी का, पंचम भाव का। ठीक है, ज्ञाति कारक छठे भाव का, कॉम्पिटिशन का। दारा कारक पत्नी का, स्पाउस का। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल चार्ट है। इस एग्जाम्पल चार्ट में, ठीक है, इस एग्जाम्पल चार्ट में आपको ये सारी चीजें स्पष्ट दिख जाएगी। यहाँ पे सबसे अधिक ग्रह का सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह है मंगल। तो मंगल को अपन ने लिख रखा है AK का मतलब यहाँ पे है आत्मा कारक। ठीक है, मंगल के बाद शनि का कम डिग्री है तो AMK का शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इंग्लिश में, अमात्य कारक है ना। बुध का यहाँ पे 18 डिग्री है तो ये भात्र कारक हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे जुपिटर जो 13 डिग्री का है। ठीक है, तो 13 डिग्री मतलब मात्र कारक, अगर यहाँ पे स्कूल में मात्र कारक देखना होगा तो जुपिटर से देखेंगे, है ना। तो शुक्र यहाँ पे क्या है, पितृ कारक है। सन यहाँ पे क्या है, जी के मतलब क्या, ज्ञाति कारक, है ना। और चंद्रमा यहाँ पे DK मतलब दारा कारक। चंद्रमा सबसे कम डिग्री का होने के कारण व्यक्ति का दारा कारक बनता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप अपने चार्ट पर भी ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, है ना, और किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सभी को समझ में आया कैसे बना रहे हैं अपन। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो एक बार मुझे आप जरूर बताएं, नहीं है ना, क्योंकि फिर सारा बेस यहीं से है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि सिंपल है, डिग्री वाइज देखना है, जो सबसे ज्यादा डिग्री का हो वो, जी सर, है ना, एक यहाँ सबसे कम डिग्री का हो तो वो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी कहानी थी। अब अब आप चाहें, है ना, अगर आपको ये क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चाहिए तो आप अपनी खुद की कुंडली पर, है ना, ये बना सकते हो कि भाई हमारी कुंडली पे, अभी तक आपने ज्योतिष बहुत देखा होगा, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कभी इस तरह से अपनी कुंडली को नहीं बनाया होगा। ठीक है, तो आप खुद अपनी कुंडली पर कुंडली खोल लीजिए, लगन कुंडली, अपने ग्रह को डिग्री वाइज लिख लीजिए, और AK DK MK जो भी बनता है आप बना सकते हो, है ना। ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब मैं अभी आपको मैं आत्मा कारक के बारे में, ग्रहों के बारे में जब बताऊंगा तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आत्मा कारक ग्रह का। तो आत्मा कारक ग्रह से हम व्यक्ति का, सीधी सी बात है कि जो पाराशरिक स्टूडेंट है तो सीधी सी बात ये समझ कर चलो, शॉर्ट ट्रिक उनके लिए है कि हम उस व्यक्ति का लगन या लग्नेश की ही बात कर रहे हैं आत्मा कारक से, है ना। आप लगन और लग्नेश की बात करते हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बताते हो, उस व्यक्ति का व्यवहार बताते हो, उस व्यक्ति की बातें बताते हो, तो यहाँ पे जेमिनी सिर्फ इतना सा बोलता है कि आप सिर्फ आत्मा कारक ग्रह पकड़े और आत्मा कारक से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बताने की कोशिश करें। समझ में आया? अगर अगर किसी चार्ट में सूर्य सबसे अधिक डिग्री का होगा तो सूर्य से जुड़े हुए कारक तत्वास उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। अब सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य गवर्नमेंट का, सरकार का कारक है, प्रशासन का कारक है, पिता का कारक है, बड़े पद का कारक है ना। तो हो सकता है कि वो बड़े पद के लिए, बड़े पद पे कहीं रहता हो, है ना, राजनीति का कारक है। ठीक है, हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी जगह का अध्यक्ष हो। ठीक है, समाज सेवा कारक है, समाज सेवा करता हो। तो सूर्य से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर विशेषताएं पाई जाएगी। समझ में आया? अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा आत्मा कारक है तो चंद्रमा किस किस चीज का कारक है? तो चंद्रमा इमोशन का, मन का, है ना, हृदय से बात करने का, कविताओं को गाने का, लिखने का, संगीत का, नृत्य का, ठीक है ना, बच्चों जैसी हरकत करने का। अगर किसी व्यक्ति का आत्मा कारक चंद्रमा है तो वह व्यक्ति बड़ा इमोशनल है। बच्चे इमोशनल होते हैं ना, कुछ कह दिया गुस्सा हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, जरा से एक रुपए की गोली दे दी, है ना, खुश हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है चंद्रमा अगर किसका आत्मा कारक है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर ये वाली विशेषताएं पाई जाती है। अगर मान लीजिए चंद्रमा की बात करते हैं मंगल का, किसी व्यक्ति का आत्मा कारक मंगल है तो वो व्यक्ति हमेशा से, है ना, एनर्जेटिक, हमेशा से एक्टिव, है ना, बोले कि भैया कहाँ चलना है, हमेशा से उसके अंदर एग्रेशन रहता है काम करने का, आलस्य बिल्कुल नहीं होता, काम करने के लिए बिल्कुल आलस्य नहीं होता। ठीक है, तो जब चाहे तब काम के लिए तैयार हो जाएगा, एग्रेशन है ना, सेनापति है, अपना कमांड रखता है, लीडरशिप लेने की क्षमता है। तो मंगल आत्मा कारक व्यक्ति को ये सारी क्वालिटी देता है। ठीक है ना, मैं अभी आपको ग्रहों की अच्छी अच्छी क्वालिटी बता रहा हूँ, है ना। अभी इसमें बहुत सारे तरह के लोचे हैं, है ना, फिर है ना, तो और आगे बात करिए गहराई से। अगर किसी ग्रह का मान लो बुध आत्मा कारक है तो आत्मा कारक बुध क्या रिजल्ट देगा, है ना। तो आत्मा कारक बुध क्या क्या रिजल्ट दे सकता है?
आत्मा कारक बुध क्या रिजल्ट देगा? सिंपल सी बात है कि बुध से जुड़े हुए कारक तो उसके पास रहेंगे। अब बुध क्या क्या करता है ना? बुध कहानी लिखता है, कविता लिखता है ना, मनोरंजन करता है, ठीक है, बहुत सारी बातों को बोलने वाला है ना, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का उपयोग करने वाला। अगर बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का बुध आत्मा कारक है तो वो लेखन में, पढ़ाई में, बोलने में सामान्य से ज्यादा एक्टिवेट रहेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही लिख रहे हो, है ना अजय कुमार से, है ना, बिजनेस माइंडेड होगा, होशियार होगा, बढ़िया होगा, आदि आदि, ठीक है। गुरु आत्मा कारक होगा तो क्या होगा? कोई ऐसा चार्ट है जिसमें गुरु सर्वाधिक ग्रह का, है ना, सर्वाधिक ग्रह वाला डिग्री हो, है ना, तो क्या करोगे? तो गुरु से जुड़ी हुई विशिष्टताएं व्यक्ति को देखने को मिलता है। गुरु किस चीज का कारक है? गुरु ज्ञान का, गुरु धर्म का, गुरु बड़े पद का, गुरु बहुत बड़ा लीडर है ना। गुरु से बड़ा लीडर कोई नहीं होता। एक क्लास में 100 बच्चों को संभालने की ताकत रखता है ना। कोई कैसा, कोई कहाँ से आया, लेकिन एक गुरु आता है तो सब शांत हो जाते हैं। तो गुरु अपने आप में सबसे बड़ा लीडर। नेतृत्व क्षमता गुरु के पास जितना होता है उतना उतना किसी के पास नहीं होता, है ना। तो गुरु से जुड़े हुए उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटी रहेगा। बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति होगा, बहुत समझदार व्यक्ति होगा, बड़प्पन वाला व्यक्ति होगा। गुरु के पास बड़प्पन है, लोगों को माफ करने की बातें जानता है। सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा से शुद्ध वचन बोलता है, सत्यता का पालन करता है ना, सात्विक रहने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें आपको अंदर मिलेगी। किसी का शुक्र आत्मा कारक होगा तो क्या होगा? अगर आपका जन्म कुंडली में शुक्र सर्वाधिक डिग्री का है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको वीडियो बनाने का, है ना, आपको है ना, घूमने फिरने का, आपको लग्जरी लाइफ का, ठीक है, आपको फिल्म इंडस्ट्री का, पिक्चर देखने का, मोबाइल चलाने का, है ना, आप आराम से। व्यक्ति बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, आज के जमाने में लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, है ना। ज्योतिष के कार्य में भी लोग लगे हुए हैं तो वहाँ पे वीडियोस रील्स वगैरह बनाते हैं। तो उन लोगों का शुक्र काफी अच्छा होता है। जो व्यक्ति है ना संगीत से जुड़ा हुआ है, वीडियो से जुड़ा हुआ है, लग्जरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो शुक्र उसका अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो शनि आत्मा कारक होगा तो क्या होगा? शनि आत्मा कारक होगा तो वो व्यक्ति अपने काम से काम में मतलब रखता है। समझ में आया? व्यक्ति अपने काम के प्रति वफादार है, कर्म के लिए वो हमेशा है ना अलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी बहुत जीवन में बहुत रस नहीं होता, लेकिन काम के लिए हमेशा से एक्टिव होता है। तो ये सारी चीजें आपके आत्मा कारक आपके जीवन की विशेषता बताने के लिए काफी है। जो आत्मा कारक ग्रह है वो हमारे जीवन में सामान्य से ज्यादा प्रभावशाली है। आप सिर्फ आत्मा कारक ग्रह को अगर बहुत अच्छे से जानते हो तो सिर्फ आत्मा कारक ग्रह से हम किसी व्यक्ति का बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति, बहुत सी बार देखा गया कि व्यक्ति अपने काम में तभी सफल हो पाता है जब उसके काम का संबंध आत्मा कारक ग्रह से होता है। समझ में आ रहा है? आपका आत्मा कारक ग्रह जो है उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें, उस ग्रह से देखे जाने वाली चीजें आपको पहले से ही ज्यादा पता है। राहु और केतु की बात करेंगे, राहु और केतु जैमिनी ऋषि के मूल सिद्धांत में कहीं भी नहीं है ना। 7 ग्रह ही कारक ग्रह होते हैं। हालांकि मैंने लिखा था, जब आर्टिकल डाला था कि अष्टम कारक की बात करेंगे, तो अष्टम कारक की बात करेंगे हम आगे जाके, है ना, उसके रहस्य बताऊंगा आपको मैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नो सर। ठीक है। तो आप अपनी खुद की जन्म कुंडली में जाकर, है ना, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो और आपको इतना आश्चर्य होगा कि आपका कौन से काम में मन लगेगा, है ना। तो आपको कोई कुंडली में कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका उसी काम में मन लगेगा या उसी काम में आप एक्सपर्ट हो जो आपकी जन्म कुंडली में सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह है। और नहीं समझ में आता, नहीं विश्वास, तो आप खुद अभी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है उससे जुड़कर आप जीवन में कभी भी काम करना, आपके फेल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वह ग्रह आपको वैसे ही बहुत ताकत दे रहा है। ऑलराइट, तो आत्मा कारक ग्रह सबसे बड़ा, और यही बात ऋषि मुनि बोलते हैं ना कि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से हमारा जीवन चलता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली का जीवन, आपके आपका खुद का जीवन चलेगा आपके आत्मा कारक ग्रह से, ठीक है। सर एक बात बताइए, जैसे ये आजकल शेयर मार्केट लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वो कौन से आप लोग ज्यादातर सवाल आते हैं लोगों के कि हमें शेयर मार्केट करेंगे तो सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो
हाँ आत्मा कारक ग्रह में हम कौन सा ग्रह देखेंगे, आत्मा, लाइक? हाँ आत्मा कारक ग्रह में शेयर मार्केट की जब भी बात आए तो आत्मा कारक ग्रह में आप बुध को ले सकते हो, शुक्र को ले सकते हो। ठीक है, बुध और शुक्र ये अच्छा, क्योंकि 50% नॉर्मली राहु को देखा जाता है लोगों में। राहु तो है ही नहीं, राहु तो 7 कारकों में है ही नहीं। आप नहीं, इसमें नहीं है वैसे नॉर्मली। नहीं नहीं, इसमें नहीं है हमारे पास, जेमिनी में नहीं है, लेकिन नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली ठीक है सर। नॉर्मली की बात नहीं कर रहे, अपन जेमिनी पढ़ रहे हैं ना, तो अपन जेमिनी की बात करेंगे। हाँ जी। वरना ओके। आपको पता नहीं, राहु पे जितना मेरा रिसर्च है तो, है ना। ठीक है, सर ठीक आत्मा है, कारक ग्रह अगर अस्त हो तो, थैंक यू। हाँ जी, सर आत्मा कारक ग्रह अगर अस्त हो तब भी वो उतना ही वो, हाँ चाहे अस्त होगा चाहे कुछ भी होगा, लेकिन आपको जो आपकी सर जीवन का अर्थ जन्म के को साथ लेकर, साथ सर ये भी एक बता दीजिए उच्च एक मिनट डिग्री एक मिनट उच्च का। विजय मैडम, जब दो व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमें बीच में एकदम से नहीं आना। ऑलराइट, तो हाथ खड़े करके आओ, आराम से आओ। आत्मा कारक ग्रह अगर अस्त भी होगा तो भी आपको उस ग्रह का नॉलेज अच्छा रहेगा, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें आपके जीवन में अधिक रहेगा। ठीक है संतोष मैडम? यस सर, थैंक यू सर। जी विजय मैडम। सर मैं उसी से जुड़ता हुआ ही पूछ रही थी कि भाई अस्त हो, उच्च हो या नीच हो, तीनों ही कंडीशन में वो सेम रहे, उसी तरीके के देखो, देगा। मैं ये कहना और चाहता हूँ, हाँ मेरी बात सर एक और सर था कि जैसे अगर जो आत्मकारक का ग्रह है वही हमारा अगर है ना लग्नेश है अपनी लगन कुंडली में, और यहाँ पर वो ज्ञाति कारक बन गया, फिर क्या होगा? छोड़ो, सारी बातें करूंगा, है ना। मैंने 1000 किताबें पढ़ रखी है ये एस्ट्रोलॉजी की, है ना, तो मैं आपको सारी बातों को उत्तर दूंगा। लेकिन अभी आप मेरी कड़ी से कड़ी चलो, मेरे को अलाइन करते हुए चलो, है ना। ठीक है, बीच में मिक्सअप मत करो, आप ये सारी भूल जाओ कि मुझे पाराशरी भृगुनंदी नाड़ी कुछ भी आता है, सब भूल जाओ। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको, है ना, पाराशरी और भृगुनंदी नाड़ी से कनेक्ट किया था ताकि आप अलाइन हो जाएं मेरी बातों से। अब बात समझना, आत्मा कारक ग्रह उच्च का, नीच का, स्वराशि, मित्र राशि, फलाना राशि कुछ भी हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आत्मा कारक ग्रह जो होता है ना, उसकी जानकारी आपको सबसे ज्यादा है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छी जानकारी है, बुरी जानकारी है, कम जानकारी है, मैं कह रहा हूँ उसकी जानकारी आपको ज्यादा है, उससे जुड़ा हुआ अनुभव आपका ज्यादा है। ये समझ में आया? ठीक है, इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी होती है, सत्व, रजस, तमस, है ना। तो बहुत सारी बातें डिटेल में हम क्लास में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो करेंगे। सर अगर सर एक्सक्यूज मी, अगर सर दो ग्रह एक ही डिग्री पे हो तो दोनों के असर आएंगे? देखो, जैसे आप मैं बुद्ध भी इसका 28 उत्तर डिग्री पे इसका है, उत्तर दे शनि भी चुका हूँ। 28 डिग्री पे है। मिनट का डिफरेंस होगा उसमें। हाँ, इसका जरूर। उत्तर दे चुका हूँ मैं, है ना। हाँ। और सभी हैंड रेस कर लें, प्रश्न पूछना है तो हैंड रेस जिसके होंगे उनकी मैं यहाँ पे लूंगा। सर जैसे सन है मेरा 22 डिग्री 16 पे सबसे ज्यादा डिग्री पे है, तो सन को इधर हम मतलब मानेंगे कारक कारक ग्रह हमारा देखिए, 22 डिग्री 16 मिनट पे है सन। मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आप मेरी बात को समझे क्या? जो हैंड रेस करेंगे, अब मैं उन्हों का प्रश्न लूंगा। अगर हैंड रेस करना नहीं आता तो वीडियो ओपन करें और ऐसे बताएं, सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं लूंगा। सत्येंद्र प्रकाश सर, आपने हैंड रेस कर रखा है? सत्येंद्र जी, आपको आवाज मेरी आ रही है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जी सर, अब हाँ जी, अनम्यूट हुआ। नमस्कार मैं सर। यूं पूछना चाह रहा, जस्ट लाइक मेरी कुंडली जैसा आप कह रहे हैं, तो आत्मकारक ग्रह से मंगल है 20.24 डिग्री का, तो मुझ में क्या विशेषताएं देखी जाएगी मंगल के आत्मकारक के रूप में? हाँ, तो जैसे मैं खुद तो मैंने एस्ट्रोलॉजी रहा हूँ मैंने अभी क्या तो बताया था मंगल के बारे में? सर फिजिकल, तो है? जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ एंड सबसे मेन तो वही पॉइंट बताया, हेल्थ। तो मंगल के हिसाब से हेल्थ मंगल जैसी जैसी होती है, मंगल का पुरुष राशि या जो भी अपन आत्मा दूसरी जो कारक, थी, हाँ मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर करा देता हूँ। बताएं आप, पूरा यही चाह रहा हाँ हूँ। जी, आत्मा कारक सिर्फ हेल्थ नहीं होता, आत्मा कारक आपका हेल्थ भी होता है, आत्मा कारक आपके जीवन का व्यवहार भी होता है, आत्मा कारक आपका व्यक्तित्व भी होता है। समझ में आ रहा है? अगर आत्मा कारक मंगल है तो आपको एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, है ना, एकदम से गुस्सा आना, ठीक है, आप एकदम से एनर्जेटिक रहते हो किसी भी काम में, ठीक है। मंगल एकदम कट्टरवादी ग्रह है, मंगल एकदम दो टूक बोलने वाला ग्रह है, तो आप स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हो। मंगल के पास अस्पष्टता नहीं है। अब बुध होगा तो बुध बड़ा गोलमाल है ना, इधर की बातें उधर अस्पष्ट बात करेगा, लेकिन मंगल होगा तो बिल्कुल स्पष्ट बात करेगा, दो टूक बात करेगा। तो ये विशेषताएं आपके अंदर होती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप म्यूट हो गए हो शायद, है ना।
आप म्यूट हो गए हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी विशेषताएं आपके अंदर होती हैं, है ना। तो इस तरह जी से सर, आप, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, है ना, बिल्कुल, हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं, फ्रेंकली स्ट्रेट बोलना, और बिल्कुल। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, क्योंकि जैसा मंगल है हाँ, तो तो मुझे खुद डिसिप्लिन को भी रहना, जैसे मंगल, मंगल को बोलते हैं ना, यस सर। मंगल को बोलते हैं जी पाराशरी सर, में सेनापति बोलते हैं। तो है ना, जी एक सर, तो लीडरशिप क्षमता डिसिप्लिन। आपके अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे आपने यस क्लीन शेव रख रखा है, तो क्लीन शेव वाले जी मंगल सर। होते हैं, है ना। जी जो दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं वो राहु होते हैं, ठीक है। जी तो, सर। तो बहुत सारी थैंक यू। व्यक्तित्व की विशेषताएं उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। जी सर। तो जैसे हिंदू सनातन संस्कृति बोलती है कि भैया मंगल और केतु मूंछ का कारक है ना। तो हिंदुइज्म में मूछे रखते थे, है ना। हिंदुइज्म में कभी दाढ़ी रखने का रिवाज नहीं था। आज भी जो कट्टे हिंदू होगा तो वो मूछे रखेगा। आप कभी आर्मी में जाओ तो आर्मी वालों को दाढ़ी नहीं रखने देते भारत सरकार, बोले भैया दाढ़ी कटाओ मूछे में आओ, समझ में आया। तो मंगल मूछ का कारक है, केतु पूछ का कारक है ना। और मंगल चोटी का कारक है, अपने सिर पे चोटी दिख रहा है पहले हिंदुइज्म के रूप में, तो चोटी का कारक है, जबकि राहु दाढ़ी का कारक है। तो जब हम अपने कल्चर में अपनी चीजों को देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाएगी, ठीक है। तो मंगल का आत्मा कारक व्यक्ति को कहीं ना कहीं चोट के निशान देता है, व्यक्ति के शरीर पे कटपीट आती है, व्यक्ति की सर्जरी होती है ना। तो अगर मंगल नेगेटिव स्थिति में है तो व्यक्ति के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उसके जीवन से जुड़ा हुआ रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। बंसल कंचन मैडम, हाँ विपुल बख्शी सर आप भी आ जाइए, मैं तो आपको कब से बुला रहा हूँ। बख्शी साहब, सुनाई नहीं दे रहा। कंचन बंसल मैडम, सर ये कारक कैसे निकाल रहे हैं? कारक डिग्री निकालना बहुत कैसे आसान है निकाल मैडम, रहे हैं? कारक निकालना बहुत आसान है ना। वैसे तो मैं बता चुका हूँ एक बार, लेकिन आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए, जो सबसे ज्यादा डिग्री का होगा ना वो आत्मा कारक होता है। अब इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। जन्म कुंडली नहीं में, तो जैसे कि जन्म कुंडली में आप आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह होगा तो उसके पीछे डिग्री लिखा हुआ आता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो तो आप जैसे लगन लगन हमारी वृषभ राशि है, वो सारी चीजें वही छोड़ो, मैं 17 पे। ग्रह की डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल ज्योतिष में नए हो तो आप सिर्फ मुझे सुने, है ना, स्टार्टिंग में, है ना। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का है वो आपका आत्मा कारक होगा। आप एस्ट्रो सर्च खोलिएगा, आपको मालूम पड़ेगा हेलो कि कोई ग्रह 28-29-30 डिग्री का हो सकता है। नहीं, ऑलराइट, जैसे हेलो इसमें डिग्री हेलो है ना, ठीक है। आचार्य राहुल सर, आचार्य राहुल सर आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, अगर ज्ञाति कारक और अमात्य कारक दोनों दृश्य भाव राशि में है, सपोज करिए, सर अभी अभी तो अपनी अभी इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, अच्छा है ना। अच्छा, अभी क्योंकि अपन ठीक है, बेसिक बेसिक बात कर ठीक। रहे हैं, है ना। हम करेंगे इस पे ही बात, है ना, ठीक है। अनुपमा, अनुपमा शर्मा मैडम, अनुपम शर्मा है कि मैडम है कि सर है? अनुपम है शायद, अनुपम शर्मा जी, हाँ जी मैडम है। मैडम ही हो क्या? देखो हाँ जी। मेरे को हाँ लगा जी। मैडम है शायद, है ना, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ मैं जी, ये जानना चाह रही थी, जो आत्मा कारक ग्रह है हाँ वो अगर बकरी है या अस्त है हाँ, कोई बात नहीं तो। ना। देखो आप मेरी बात को समझो, मैं आपको और सरल समझाता हूँ। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मान लो कि मैं एक लेखक हूँ। आप ये यस। मानकर चलो कि मैं एक लेखक हूँ, ठीक है। यस। तो मेरे अंदर क्या चीज ज्यादा होगी? मेरे अंदर लिखने की चीज ज्यादा होगी, मेरे अंदर पढ़ने की। बात करने की चीज ज्यादा होगी। मैं अच्छे हाँ। से राइटिंग स्किल कर सकता हूँ, मैं अच्छे से किताबें पढ़ सकता हूँ, वेद पाठन कर सकता हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ। अब इसका मतलब क्या व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक बनेगा? तो इसके लिए आपको जेमिनी में राजयोग देखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? ओके राजयोग सर। देखना पड़ेगा कि क्या इस व्यक्ति के अंदर राजयोग है, कि यह व्यक्ति इसका बहुत अच्छा लेखन कार्य हो जाएगा। अगर नहीं, राजयोग राजयोग। होगा, ये मैं हाँ जी। बताऊंगा आगे, ये मैं बताऊंगा आगे। मैं आपको अभी क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक लेखक हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, बुध मेरा आत्मा कारक होना चाहिए, या सूर्य मेरा आत्मा कारक होना चाहिए, है ना। तो जाके मैं बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छे ग्रंथ लिख सकता हूँ। इसका मतलब इतना सा है। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा के कार्य में, पढ़ी लिखी कार्य में रुचि है तो उसका बुध अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर वो लिख सकता है। क्योंकि बुध कम्युनिकेशन है, बुध राइटिंग स्किल है। पाराशरी बोलता है कि तृतीय भाव में बुध की राशि आती है, तो बुध लिखने का कार्य, हाथों का होता है ना तीसरा भाव। तो कुल मिला के ये, तो इसका मतलब आप ये मानकर चलो कि जो आपके आत्मा कारक है ना, उस ग्रह से जो भी चीजें देखी जाती है, जो भी बातें देखी जाती है, उसका अनुभव आपको ज्यादा होगा।
ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब अच्छा होगा बुरा होगा आगे बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, हाँ जी विमल शाह सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है। क्या बोल रहे हो? सभी के प्रश्न हो गए, है ना? तो चीजें क्लियर हो गया सभी को, है ना? तो आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे सकता हूँ यहाँ पे आपकी कुंडली के विश्लेषण के लिए, ताकि आप क्लास में आओ तो आप दो बातें सीख के भी जाओ, आपकी कुछ प्रिडिक्शन भी हो जाए। जैसे सत्येंद्र प्रकाश सर ने एक अपना बोला कि सर मेरा मंगल है ना? तो आपका अगर कोई आत्मा कारक है, चक्रेश जैन सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? चक्रेश जैन सर। हाँ जी, चंद्रनील द्विवेदी सर। ठीक है, तो आप, है ना? जी सुन रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, तो आप, है ना? हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप अपनी, आवाज आ रही है सर आपकी मुझे। मैं आपको समझ पा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में आए। आपकी आवाज अब गायब हो गई सर। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हेलो। मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? ओके। ठीक है ना? तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली को खोलते हुए भी अपनी आत्मा कारक को जान सकते हो। मैं आपको इतना सा अंदाजा दूंगा कि आपका आत्मा कारक आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके गृहस्थ में, आपके सभी काम में आपके लिए मददगार होगा। कहने में आता है कि आत्मा कारक सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के हेल्थ और व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका आत्मा कारक, अगर आपके आत्मा कारक आपके फाइनेंस में, आपके करियर में भी मददगार होगा। ठीक है, अगर आप उससे जुड़ा हुआ काम करोगे तो आपको उन्नति, सफलताएं ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अमात्य कारक होता है। अमात्य कारक मतलब सेकेंड, है ना, कम डिग्री, है ना? तो दूसरा जो कम डिग्री वाला ग्रह होता है, जो आत्मा कारक के बाद जस्ट छोटा वाला, तो उसको बोलते हैं अमात्य कारक। अमात्य कारक से व्यक्ति का फाइनेंस देखा जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन कितना है, या धन कौन सा ग्रह देगा, या धन की सेविंग कहाँ से होगा, तो वो अमात्य कारक से देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके चीजें समझ में आएगी, है ना? आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, है ना? आमतौर पे जब ज्योतिष शास्त्र में आते हैं तो लोगों को शादी का बड़ा चिंता होता है ना? हाँ, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। शादी का बड़ा चिंता होता है, शादी कब होगा, कैसा होगा, पार्टनर का स्वभाव कैसा होगा, कैसा मिलेगा। तो इसको आप कैसे देखोगे? तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली में आपके जो ग्रहों की सबसे कम डिग्री है, ठीक है, उसको देखना है। जो सबसे कम डिग्री वाला होता है उसको बोलते हैं दारा कारक। मैं एक एग्जांपल चार्ट लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, ये चार्ट सभी को दिख रहा होगा, है ना? सत्येंद्र प्रकाश सर आप मुझे दिख रहे हैं तो आप मुझे इशारों में ऐसा बोल सकते हो, है ना, अंगूठा दिखा के। ठीक है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का आत्मा कारक है मंगल। अब ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, तो इस व्यक्ति के बारे में मेरे को सारी बातें पता है, तो मैं इन्हों की फीडबैक भी दूंगा, इन्हों के बारे में बात भी करूंगा, आपको समझ में भी आएगा, और किस तरह से प्रिडिक्शन करते वो भी समझ में आएगा। तो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का आत्मा कारक है मंगल, है ना? तो इन्हों के व्यक्तित्व में मंगल की सारी विशेषताएं आपको दिखेगी। दो टुक बात बोलेंगे, है ना, स्पष्ट बात बोलेंगे। ठीक है, इन्हों को, है ना, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि बचपन से एक बीमारी है, ठीक है ना, जो इन्हों को बाय डिफॉल्ट जन्म से मिला है। तो इन्हों के मेजर ऑपरेशन हुए हैं, है ना, वो भी सिर में हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो कि मंगल लगन में बैठा हुआ है। तो इन्हों के सर में मेजर ऑपरेशन हुए हैं, और वो भी कहाँ जाके हुए हैं, है ना, किसी काम से विदेश गए थे और विदेश में चक्कर खाए गिर गए, तो वहीं उनके ऑपरेशन होने लग गए। तो आप समझ सकते हो कि मंगल यहाँ पे, है ना, क्या भूमिका निभा रहा है। मतलब मंगल यहाँ पे अकारक भूमिका भी निभाया। अब क्यों निभाया, तो आप इसमें पाराशरी का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है ना, वृषभ लगन में अकारक होता है। ऑलराइट, तो वहां पे वो वाली भूमिका निभा रहा है। लेकिन मंगल से जुड़ी हुई बातें इनों के स्वभाव में हमेशा रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति के कई सारे ऑपरेशन हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो मंगल का प्रभाव इनों के जीवन में, इनों के व्यक्तित्व में हमेशा से रहा।
ठीक है। अब इस व्यक्ति का अमात्य कारक है सैटर्न, शनि इनों का अमात्य कारक है। अमात्य कारक का मतलब क्या, शनि कर्म का कारक है। ठीक है, शनि यहाँ पे व्यक्ति के लिए करियर और फाइनेंस का कारक है। तो इस व्यक्ति का जो करियर जुड़ा हुआ रहेगा वो शनि की तरह जुड़ा हुआ रहेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे शनि कौन से भाव में बैठा हुआ है, शनि इस जन्म कुंडली में कौन से भाव में बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा शनि यहाँ पे बैठा हुआ है अष्टम भाव में। ठीक है, तो इस व्यक्ति का जो करियर है पहला तो शनि की तरह होगा, दूसरा अष्टम भाव की तरह होगा। ठीक है, चूंकि इनों का अमात्य कारक है जो करियर और फाइनेंस देखते हैं। तो ये व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में, चूंकि हम जानते हैं कि अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अष्टम भाव शोध का होता है, ये व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में प्रोफेसर है, शोध करते हैं, है ना, और देश विदेश की यात्रा करते रहते हैं अपने करियर के चक्कर में। ठीक है, तो शनि का पूरा इफेक्ट इनों के करियर में रहता है, अष्टम भाव का पूरा इफेक्ट इनों के करियर में रहता है। आपको थोड़ा सा और विशेषताएं बता दो यह व्यक्ति का, ये व्यक्ति तंत्र को जानते हैं, है ना, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो इनों का तंत्र में अच्छा शोध है ना, तंत्र मंत्र में काफी रुझान है इनों का, और कई सारी गुप्त बातों को ये जानते हैं, कई सारी गुप्त बातों को प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो ये इनों का कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? मैं सिर्फ जेमिनी ज्योतिष से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और बहुत सरल तरह से आपको प्रिडिक्शन करने की, है ना, विशेषता बताओ। भात्रकारक कौन है इनों का? भात्रकारक इनों का है ना, मरकरी। अब ये छोटे भाई बहन होते हैं, ये साला साली होता है, ये दोस्त होता है। सिर्फ इससे अपन भात्रकारक नाम है तो इसका मतलब भाई नहीं, जो भाई है या भाई की तरह भूमिका निभाता है। आपका कोई दोस्त हो गया वो भी भात्रकारक, आपका साला हो गया वो भी भात्रकारक, साली हो गया वो भी भात्रकारक। ठीक है, आपका कोई छोटी बहन हो गया वो भी भात्रकारक, जो भी छोटे भाई बहन है, तो ये सारे भात्रकारक की भूमिका निभाते हैं। इनका बुध यहाँ पे बैठा हुआ है 12th हाउस में। समझ में आया? 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है ना। 12th हाउस किसका होता है? एक्सपेंसेस का होता है, खर्चों का होता है। ठीक है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपको जेमिनी ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने में बड़े मजे आएंगे कि बुध इनों का भात्रकारक है ना, और 12th हाउस में एक्सपेंसेस के भाव में बैठा हुआ है। तो इनों का विवाह हुआ था, है ना, लगभग 10-12 साल हो गए, है ना। इनों के विवाह होने के साथ इनों के साथ है ना, वाइफ की बहन भी साथ में इनों के साथ आई थी। ठीक है, तो उनको पूरी एजुकेशन करवाना, पूरे शिक्षा कार्य करवाना। ठीक है, तो बहुत सारा कार्य इन्होंने करवाया। क्योंकि आप देख सकते हो कि बुध 12th हाउस में है, ठीक है ना, तो भाई बहनों पे खर्चा लिखा हुआ है। तो अब छोटे भाई बहन कोई है नहीं, तो साला साली के रूप में कहीं से भी आया, अगर ये नहीं आता तो दोस्तों के रूप में कहीं से भी आता। आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे भात्रकारक ने अपना रिजल्ट दिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जुपिटर मात्र कारक है ना, जुपिटर माता का कारक है। ऑलराइट, और ये बैठा हुआ है लगन में। ठीक है, तो अब नाम से आता है कि माता कारक है, तो सिर्फ माता कारक नहीं होता, जो हम 4th हाउस से चीजें देखते हैं, माता, माता से जुड़ी हुई चीजें, है ना, आप ये देख सकते हो संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन आदि सारी बातें आपको यहाँ पे, है ना, गुरु बताएगा। अब गुरु जिस तरह का होगा उस तरह की, है ना, ये व्यक्ति के जीवन में सुख या उसकी विशेषताओं को बताने वाला होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ एक गुरु लगन में, है ना, तो माता से विशेष मोह की बात करता है ना, माता से विशेष मोह की बात करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको बता दूं कि इनों की माता का देहांत बचपन में हो गया। ठीक है, अब उसके उसके कारण अलग है ना। जो मैं अष्टम कारक की बात करूंगा ना, राहु और केतु को अष्टम कारक के रूप में लूंगा, क्योंकि यहाँ पे केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है, और सिर्फ 4th हाउस में बैठना कारण नहीं, और भी बहुत सारे कारण है, हम एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है पेड क्लास में एक्सप्लेन करें, है ना, क्योंकि इसके रेमेडीज के साथ इसको बताऊंगा। ठीक है ना, तो व्यक्ति के साथ माता का डिटेचमेंट रहा केतु के कारण। ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति को माता से या माता से जोड़ने वाली चीजों से बहुत लगाव है, अपनी संस्कृति से, कल्चर से, बहुत सारी चीजों का लगाव है, लेकिन कहीं ना कहीं डिटेचमेंट रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुत्र कारक का। ठीक है ना, पुत्र कारक यहाँ पे कौन है? शुक्र है। तो सिर्फ पुत्र कारक नहीं होता शुक्र, मतलब सिर्फ पुत्र कारक से पुत्र नहीं देखते हैं, व्यक्ति के अंदर रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। पंचम भाव से लव अफेयर भी देखा जाता है, प्रेम प्रसंग भी देखा जाता है ना। इस व्यक्ति के बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ, तो आपको अच्छा रहेगा फीडबैक के साथ साथ। तो इनों की शादी हुआ था, शादी के पहले इनों का एक और सगाई हुआ था, है ना। ठीक है ना, जिससे सगाई हुआ, है ना, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वो शादी में परिणय बदलने वाला था रिश्ता, उसके पहले उनकी डेथ हो गई, है ना। तो व्यक्ति काफी, है ना, उनके साथ प्रेम में चले भी गए, है ना, और अचानक से उनकी डेथ हो गया। तो
यह व्यक्ति को पंचम भाव से जुड़े हुए जो व्यक्ति के अंदर जो आते हैं ना, क्योंकि पंचम भाव का जो ये पितृ कारक है, ये शुक्र बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस होता है व्यक्ति को खो जाने का, व्यक्ति भूल जाने का, व्यक्ति स्वयं को भुला देता है। तो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया है ना, प्रेम लव अफेयर नहीं था, सगी हुआ था, सगी और शादी के बीच में जो गैप था उसके बीच में इन लोग का इस तरह का हादसा हो गया। तो व्यक्ति को एक गहरे प्रेम की अनुभूति देके गया, विरह वेदना देके गया, है ना, व्यक्ति को काफी कुछ चीजें देकर गया है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हम यहाँ से समझ सकते हैं। सूर्य यहाँ पे ज्ञाति कारक है, ज्ञाति कारक व्यक्ति को कॉम्पिटिशन देता है ना। ये व्यक्ति एक राइटर है ना, अपनी खुद की इन्होंने एक बुक पब्लिश करी है। तो बुक पब्लिश करने से पहले इनके साथ एक हादसा हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति ने इनके कॉपीराइट्स जो इन्होंने जो चीजें लिखी थी वो अपनी किताब में पहले से ही लिख लिया। जो इन्होंने किसी व्यक्ति के साथ शेयर किया होगा, साझा किया होगा, वो व्यक्ति ने अपनी खुद की कॉपी, उसकी खुद की एक पुस्तक छप रहा था, तो वो सारी की सारी चीजें इन्होंने वहां पे छाप लिया और है ना उनके नाम से कॉपीराइट हो गया। है ना, नाम एक्सप्लेन नहीं करूंगा कौन थे क्या थे, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञाति कारक कॉम्पिटिशन, है ना, कॉम्पिटिशन का भाव बताता है, व्यक्ति को चैलेंजेस का भाव बताता है ना। तो व्यक्ति को वहां पे हानि होता है। छठे भाव, ये 12th हाउस में है ना, तो हमेशा से ज्ञाति कारक 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपका ज्ञाति कारक उपचे भाव में है, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में होता है, तो व्यक्ति का रिजल्ट सामान्य से बहुत बढ़िया आता है। क्योंकि इनों का 12th हाउस में है, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान करता हुआ ले गया। समझ में आ रहा है, चीजें रिलेट कर पा रहे हो। लास्ट है दारा कारक, है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जब भी व्यक्ति को प्रेडिक्शन करता है ना, या जब भी कोई आपके पास कंसल्टेंसी आती है, तो एक बड़ा मन में प्रश्न आता है ज्योतिषाचार्य के पास कि भैया इसका शादी नहीं हो रहा, तो शादी कब होगा, है ना, पति पत्नी कैसा मिलेगा, शादी हो गया तो इसका शादी क्यों हो गया, है ना, अब कैसे चलेगा। तो हाँ ना, तो दोनों ही बातों में प्रश्न आते हैं। तो इनके दारा कारक जो है चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा बैठा हुआ है कहाँ पे, पंचम भाव में। तो अब पत्नी कैसी होगी, अब स्वाभाविक रूप से बता सकते हो कि दारा कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का नेचुरल स्वभाव है कि एक माता की तरह रहना, है ना, ममत्व देना या प्यार करना, प्रेम वात्सल्य भरी भावनाओं से देखना अपने पति को। ठीक है, और पंचम भाव में है तो अनंत प्रेम करती होगी। और नो डाउट मैं, ये व्यक्ति मेरे बहुत खास है, तो मैं इनसे मिला हुआ हूँ, है ना। इनकी वाइफ बहुत बढ़िया है ना, मेरी मैरिटल लाइफ को 10 साल हो गए ना, बहुत अच्छे तरह से जीवन यापन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पत्नी बिल्कुल माता की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि इनकी माँ बचपन में ही शांत हो गई, तो पत्नी बिल्कुल इन लोगों को माता की तरह ट्रीट करती है। समझ में आ रहा है, बच्चों की तरह रखती है ना, बहुत प्यार करती है, बहुत वात्सल्य देती है। तो जेमिनी ज्योतिष में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुआ। सिंपल फंडामेंटल रूल से आपने वो चीजें देखी जो देखना चाहिए था। ये ऐसा किसी भी, जैसे आचार्य राहुल सर ने आते से कहा था कि सर किसी भी ज्योतिष में इतना आसान नहीं, तो एक्चुअल में किसी भी ज्योतिष में इतना आसान नहीं है देखना। लेकिन जेमिनी ज्योतिष में आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की बड़ी बड़ी विशेषताएं बता सकते हो। ये केस स्टडी समझ में आया आप सभी को, है ना। आप अनम्यूट करते हुए बोल सकते हो, है ना। आपको मैंने अनम्यूट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, आप सब ये बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? जी सर, सही है। यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो यस सर। अब मेरे को कितना मिनट लगा होगा, मतलब खूब से खूब 5 या 10 मिनट। अब मैं 5 या 10 मिनट में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो क्या है, किसी भी अन्य मेथड में इतना आसान है। आप चाहे पारशरी से करो या किससे भी करोगे, तो जेमिनी ज्योतिष आपको, है ना, क्विक रिजल्ट देता है, फटाफट प्रेडिक्शन करने की शैली देता है ना, और आप जल्दी से चीजों को सीख सकते हो। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बातें बताई, अभी जब हम इसकी और गहराई से पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना आवश्यक है, जो कि हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें इसके बारे में। लेकिन ऊपर ऊपर से कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है, समझ में आया? हैंड रेस करेगा चक्रेश जैन सर। जी चक्रेश हेलो सर। सर चक्रेश सर नमस्कार। जी सर। हाँ जी सर नमस्कार सर। नमस्कार मैं सर। बताऊंगा सर, अपने कुंडली बताऊं क्या मैं? हाँ, कुंडली मत बताओ, समझ में आया ना, ये बात क्लियर हुआ ना? हाँ सर, समझ गया मैं। नहीं आप वो, मतलब वो मैं, तो अगर उस आप टाइम पहले चाहें बोल रहा था मतलब। मैं, है ना, कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। रीना जैन मैडम हाँ जी सर। मेरा नमस्कार। क्वेश्चन वो था, ये जो जैसा ये आत्मा कारक ये सब जो आपने बोले, वो भाव पे भी डिपेंड करता है, करता है, कौन से भाव में मैं है? अभी बताया ना कि आत्मा, जैसे इनका ज्ञाति कारक है ना, 12वें ओम बैठा हुआ था,
है ना, दारा कारक पंचम में बैठा हुआ था तो पंचम से जुड़ते हुए रिजल्ट देता जाएगा, है ना, तो डिपेंड वो करता है ना, बिल्कुल करेगा। ठीक और है, वहां पे कोई ग्रह बैठा होगा तो क्या? वही भाव में कोई दूसरा भी तो ग्रह बैठ सकता है ना। हाँ, तो वो अपन बात करेंगे जेमिनी राजयोग की, लेकिन है ना, आई मीन जेमिनी सेम यूनिट में राजयोग, नहीं है, लेकिन हाँ है ना। अभी अभी बहुत सारा है। अभी मैं आपको फंडामेंटल बातें बता सकता हूँ मैडम, है ना, ज्योतिष तो अनंत है ना, तो दो ग्रह बैठे हुए रहेंगे तो कैसे अपन उसका राजयोग देखेंगे, तो ये अपन बात करेंगे। जेमिनी दृष्टि के बारे में विचार करेंगे, जेमिनी युति का कॉन्सेप्ट अलग है, जेमिनी दृष्टि का कॉन्सेप्ट अलग है, तो बहुत सारी बातें होंगी, है ना। ओके ठीक है, सर मैं भी पूछूं? हाँ जी, मैं भी पूछूंगी। हाँ बोलिए मैडम। मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी मैडम ने पूछा कि मतलब जिस भाव में बैठा है उसका तो असर होगा, प्लस जिस राशि में है क्या उसका भी असर होगा? होगा। अब इसकी इसकी सारी गहराइयां हैं, है ना, तो मैं आपको सारी गहराइयां प्रदान करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए टाइम, है ना, उसके लिए मेरे को एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में टाइम चाहिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अपन बात कर सकते हैं, मैं आपको वो अभी बात बता रहा हूँ, है ना। डेफिनेटली राशि का असर पड़ेगा, है ना। अगर मान लो बुध किसी का आत्मा कारक है और बुध कन्या राशि में आके बैठ जाए तो उच्च का फल देगा, साप्ताहिक रूप से अच्छा फल देगा, है ना, लेखन कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी। अब मान लो वो बुध राजयोग बना के बैठ जाए तो व्यक्ति को उसी कार्य से व्यक्ति को महान बना देगा, उसी कार्य से महान बना देगा। तो बहुत सारी बातें हैं, इसको अपन डिटेल में सीखेंगे सारी बातें, है ना। ठीक है, बहुत गहरा है जेमिनी। राजकुमार गहलोत सर। सर विपुल जी को सुनना है मुझे, विपुल बख्शी जी को, वो 3 बार ट्राई कर चुके हैं, उनको अनम्यूट नहीं हो रहे वो। हाँ, आप विपुल जी बख्शी सर के भाई साहब लगते हैं। नहीं, हाँ, मैं कर लूंगा, ये मेरा काम है ना, डोंट वरी। जी ठीक है, करते हैं। एडवोकेट पवन सर, लायन पवन बरनाला सर जी, नमस्कार, बोलिए सर। नमस्कार सर, प्रणाम सर, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम आवाज आ प्रणाम रही है सर, सर? बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, आपके दर्शन हो गए, हमारा सौभाग्य है। सर आज काफी दिनों बाद आपका वो ये टाइम 6 बजे का था ना, मेरे को पता नहीं लग रहा था, निकल जाता था। चलिए चलिए, आज भी मैं थोड़े से बताइए। वैसे फिजिकली अनफिट हूँ। तो सर मैं ये पूछ रहा था, जो जो धारा कारक है वो शादी कराने वाला है, तो शादी तोड़ता है जो, या क्यों शादी में विघ्न डालता है, तो वो हाँ, कैसे पता लगता है सर वो इसमें? दारा कारक से पता चलेगा, है ना। दारा कारक उन लोगों का पंचम बेटा तो शादी जोड़ के रखा, किसी का छठे में बैठे, जी 8वें में बैठे, 12वें में बैठे, ऊपर से 2-3 ग्रह परेशान करते हुए चले तो वो शादी तोड़ेगा, जी समझ में आ रहा है। जी। तो ये सारी चीजें, है ना, बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। बख्शी साहब, तो आपको अनम्यूट कर रहा तो हूँ। वो उसको लगन चार्ट से देखें या रूढ़ चार्ट से देखें, कौन से नहीं चार्ट नहीं, से देखेंगे सर? लगन चार्ट से देखेंगे सर सारी बातें, है ना। हाँ सारी जगह ठीक है, हाँ, ठीक है सर, अभी थैंक यू सर, अभी थैंक यू आरूढ़ पे सर, आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट आरूढ़ पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, जी बख्शी साहब, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से कारकों के बारे में बताया, चर हाँ जी, कारक जिसे हम बोलते हैं, हाँ जी, पराशर की भी बात बताई, थोड़ी बहुत प्राइमरी बेसिक। मैं बहुत सालों से जेमिनी कर रहा हूँ, पराशर के बाद जेमिनी कर रहा हूँ। एक बात जो भी मेरे ध्यान में आई, हमने 7 कारकों लिए है, वो 8 कारकों की बात तो बाद में होती है, राहु केतु के भी सूत्र दिए गए हैं, लेकिन बेसिकली पराशर में एक जगह पे एक श्लोक भी है जहाँ पे लग्न को भी आत्म कारक माना गया है। अब समझ लो हमारे पास 7 कारकों तो है, अगर लग्न के अंश अधिक है, वो ग्रहों से भी लग्न के ग्रह अगर अधिक है लग्न के अंश, ठीक है, तब वो लग्न भाव को भी हमें आत्म कारक मानना पड़ेगा। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, ऐसा कोई आधार नहीं है यहाँ पे, जमीनी में ऐसा कोई आधार नहीं है। कारकों के बारे में मतलब जो भी आता है वो तो थर्ड टूल्स में चला जाता है, पहले तो दृष्टि, फिर अर्गला आती है, फिर दशा आती है, फिर ये कारक हमारे जो आते हैं समझ गया। आत्मकारक। मैं तो शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि भाई कोई चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा है, आपका नाम भी लिया था मैंने कि आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, कोई चंडीगढ़ से जा रहा है, कोई इटारसी से जा रहा है, तो सबने अलग अलग यात्राएं की। पाराशरी ने अलग यात्रा करी, भृगु ऋषि ने अलग यात्रा करी, जेमिनी ने अलग यात्रा करी, लेकिन लक्ष्य सभी का एक था। अगर अगर पाराशरी बोलते हैं कि भैया लग्नेश है, तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि भैया मैं सूर्य को आत्माकारक बोलता हूँ, तो इधर जेमिनी बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी डिग्री में उसको आत्माकारक बोलता हूँ। सारी की सारी कहानी एक है, लेकिन इसके मूलभूत अंतर बता देता हूँ आपको मैं, कि सूर्य प्राकृतिक रूप से आत्मा का कारक है,
प्राकृतिक रूप से आत्मा कारक है, हर व्यक्ति सूर्य से ही जीवित है, हर व्यक्ति चंद्रमा से ही जीवित है, ठीक है। लेकिन हमारी जो पर्सनल कुंडली है, लगन कुंडली है, उसमें कोई ग्रह ऐसा इफेक्ट ऐसा होता है, ऐसा ऐसा महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होता है कि सामने वाला उस व्यक्ति से बात करते बोलते हैं कि भैया आप तो शनि प्रधान है ना, आप तो मंगल प्रधान है ना, आप तो राहु प्रधान है। तो ये राहु प्रधान का मतलब क्या हुआ, ये आत्मा कारक ही हुआ कि आपके कुंडली में वह ग्रह प्रधान रूप से एक्टिव है, वो उसने जो नेचुरल आत्मा कारक है सूर्य को भी पछाड़कर आपके आपके लाइफस्टाइल में, आपके पर्सनैलिटी में उस तरह का बोध करवाया कि लोग आपको ऐसे है ना बुद्ध की तरह बोलते हैं, गुरु की तरह बोलते हैं। तो इस तरह से राइट। सर मेरे कहने का तात्पर्य ये था, सात कारकों की मतलब वो उसके ऊपर जो भी इफेक्ट जो होती है करेंगे हमारे अंदर। मैं अभी एक घंटा जो मैं आ रहा हूँ है ना, मैं उसमें लगातार कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य वो नहीं है कि मैं 2 घंटे में पूरा आपको जेमिनी पूरा पढ़ा दूं, और कभी हो भी नहीं सकता कि 2 घंटे में पूरा पढ़ा दूं, है ना। तो मैं जो अपनी भूमिका बांधकर जो बोलना चाह रहा हूँ या जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप उस बात को रिलेट करते हुए समझते चले, क्योंकि आप आचार्य हैं, आप पढ़ाते हो, तो आपको डेफिनेटली नॉलेज हो सकता है ना। लेकिन ये बात नहीं कर रहा हूं सर, मेरी आपकी हाँ जी ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट हुआ है ना, पेड क्लास ज्वाइन करेगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, मजा आएगा आपके साथ पढ़ने में, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इस तरह से हम चीजों को प्रिडिक्शन करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? तो आप मुझे है ना हम दिखा सकते हो अपनी वीडियो स्क्रीन से ही, है ना, ठीक है। अब अपन बात करेंगे जेमिनी का एक और सबसे महत्वपूर्ण कहानी, क्योंकि टाइम कम है और डेमो एक ही दिन का है ना, तो कल डेमो नहीं होगा, तो मैं एक ही दिन में सारी बातें बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जेमिनी के ही, जिसका नाम है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न आपने सुना है? आरूढ़ लग्न के बारे में आपने सुना है? नहीं सर। आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? जी सर। ठीक है जी क्लियर। आरूढ़ आरूढ़ लग्न के बारे में आपने कभी सुना है क्या? नहीं सुना सर, नहीं सुना, ठीक है। तो आज अपन आरूढ़ लग्न की बात करेंगे। और आरूढ़ लग्न क्या होता है, ये स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो आरूढ़ क्या होता है, आपको जैसे अपन प्रिडिक्शन करते हैं ज्योतिष में या किसी भी तरह से, है ना, तो हमेशा से एक चीज होता है कि हम जो होते हैं वो अलग बात है, और लोग हमें जो देखते हैं वो अलग बात है। सही कह रहा हूँ भाई? जैसे हम होते हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है वो हम जानते हैं, लेकिन लोग हमें किस नजरिए से देखते हैं वो अलग बात है। ऐसा होता है। तो लोग हमें किस नजरिए से देखते हैं उसको बोलते हैं आरूढ़ लग्न। जैसे आप कांच में अपना चेहरा देखते हो, कांच में अपना चेहरा देखते हो, तो कांच को आप बोलोगे कि भैया आरूढ़ लग्न है। क्या है? क्योंकि कांच ने वो दिखाया जो वो दिखा सकता है। एक्चुअल में आपका ओरिजिनल तस्वीर तो आप कभी नहीं देख सकते हैं, हमारी ओरिजिनल तस्वीर हम नहीं देख सकते, सामने वाला देख सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम कैसे हैं, हम क्या भूमिका रखते हैं, है ना, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं या बहुत बुद्धिमान है या बहुत अच्छे हैं, कैसे भी हो, कुछ भी हो। लेकिन एक और फैक्टर होता है कि पब्लिक की निगाह में आप कैसे हो। पब्लिक हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा समझे, लेकिन आप अंदर अंदर जानते हो कि मैं इतना, समझ में आ रहा है? पब्लिक आपको बहुत अच्छे से निगाह से देख सकती है, लेकिन आपको अंदर अंदर मालूम पड़ गया कि भाई मेरे अंदर वो इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन मेरे को सम्मान उस क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि पब्लिक की निगाह में मैं बहुत अच्छा हूं। तो आरूढ़ लग्न ये बताता है, लगन चार्ट ये बताता है कि आप कैसे हो। आरूढ़ चार्ट ये बताता है कि पब्लिक की निगाह में आप कैसे हो। ये बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन आप लोगों की निगाह में, आप लोगों की धारणा में मैं कैसा हूं वो एक बहुत अलग फैक्टर है ना। हाँ, मेरे फ्रेंड समझते राहुल महेश्वरी एक अच्छे गुरु है, ऐसा है। तो ये एक धारणा है ना, ये पब्लिक की निगाह में बात हो रही है कि राहुल महेश्वरी कैसा है। समझ में आ रहा है बात? और मेरी निगाह में क्या हूँ वो अलग बात है, पब्लिक की निगाह में क्या है वो एक अलग बात है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जाम्पल चार्ट के साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये जेमिनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आरूढ़ लग्न, है ना।
लगन मतलब हमारी स्वयं की कुंडली, और आरूढ़ लग्न पब्लिक की निगाह में आपकी खुद की कुंडली कैसे होती है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसके नियम क्या है, पहले वो नियम समझ लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। आरूढ़ लग्न कैसे काम करता है, आरूढ़ पद, तो जिस तरह से है ना, ऋषि पाराशर जी का एक एक कॉन्सेप्ट है ना, भावात भवन सिद्धांत का, उसी तरह से आरूढ़ लग्न का भी सेम वही तरह का सिद्धांत है। इसको अपन समझते हैं आरूढ़ लग्न क्या होता है, ठीक है ना। तो आरूढ़ लग्न बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहला नियम लिख लीजिए या आप पढ़ लीजिए, है ना, आपको वैसे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम लगन चार्ट को रखेंगे, और पहले भाव में जो राशि आती है उसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है उसको नोट कर लेंगे, और उतने ही भाव पुनः आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी का वृषभ लग्न का चार्ट हो और वृषभ लग्न में शुक्र भाव 12 के अंदर बैठा हुआ हो, तो क्या करेंगे, उतने ही भाव फिर आगे बढ़ेंगे, 12 से पुनः 12 आगे चलेंगे, तो हमारा आरूढ़ लग्न बनेगा मीन लग्न। ये ऐसे ही काम करता है जैसे पाराशरी में भावात भवन काम करता है ना, 12वें से 12वां, है ना, 10वें से 10वां, ठीक है, इसी तरह से। तो इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सुनूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या है आरूढ़ लग्न का, अगर पहला नियम है ना, कई जगह पहला नियम काम नहीं करता, दूसरा नियम भी आता है। अगर किसी भाव की आरूढ़ लग्न निकालते हैं, है ना, तो प्रथम भाव या सप्तम भाव ही आ जाता है। आरूढ़ लग्न निकालने के बाद वापस से प्रथम भाव और सप्तम भाव ही आ जाता है, तो हमें वह अरुधा काउंट नहीं होता, वह आरूढ़ काउंट नहीं होता। तो इसके लिए उसी भाव से दशम भाव को आगे बढ़ जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिथुन लग्न का चार्ट हो और मिथुन लग्न में लग्नेश बुध हो, ठीक है, 4th हाउस में बैठा हुआ हो, है ना, तो अब चतुर्थ से चतुर्थ आगे बढ़ेंगे तो बुध सप्तम भाव में आ जाएगा। और चूंकि हमारा नियम ये है कि अगर आरूढ़ लगन और सप्तम में आ जाता है तो हम वहां से दशम आगे बढ़ जाते हैं, तो सप्तम भाव में बुध आएगा, तो सप्तम से दशम आगे बढ़ते हुए, है ना, हमारी आरूढ़ लग्न वापस से 4th हाउस ही आएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझूंगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चार्ट दिख रहा है सभी को? जी सर। ओके, ठीक है। तो ये चार्ट है वृषभ लग्न, है ना, जिसकी अपन ने अभी आगे चर्चा भी करा है, मैंने आपको इनका पूरा केस स्टडी समझाया भी है, ठीक है। तो इनों का लगन चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है कि लगन में ये वाले ग्रह भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा इनों के आरूढ़ लग्न का, और आरूढ़ लग्न होता है कि पब्लिक इनों के बारे में क्या समझती है, ठीक है। तो लगन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो लगन की बात करेंगे तो लगन में हमको यहाँ दिख रहा है कि 3 ग्रह 12th हाउस में मौजूद हैं, जिसमें से 2 ग्रह धनदायक ग्रह हैं। बुध शुक्र शनि को धनदायक ग्रह कहा जाता है, धन कमाने वाले ग्रह हैं, डिपार्टमेंट बी वाले ग्रह हैं। तो इसमें से 2 ग्रह शुक्र और बुध धनदायक ग्रह हैं। तो लगन चार्ट से ये पता चल रहा है कि व्यक्ति का खर्चा ज्यादा होगा, व्यक्ति के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? अब आरूढ़ लग्न से लोग क्या समझते हैं, मतलब पब्लिक व्यक्ति को क्या समझती है, तो पब्लिक की निगाह में आप देखोगे यहाँ पे तो सूर्य बुध और शुक्र का युति आ गया 2nd हाउस में, समझ में आया? पब्लिक की निगाह में ये समझा जाता है कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा है और व्यक्ति बहुत धन कमाता है, जबकि लगन चार्ट से वो व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मेरा सेविंग नहीं हो पाता, है ना, मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छे जानता हूँ, उनका सेविंग नहीं हो पाता। लेकिन पब्लिक की निगाह में ये धारणा ये है कि व्यक्ति के पास बहुत धन है और खूब धन सेविंग है। समझ में आया बात? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो आरूढ़ लग्न ये बताता है कि पब्लिक की निगाह में आपका व्यक्तित्व क्या है। ऑलराइट, ठीक है। तो पब्लिक की निगाह में यहाँ पे व्यक्ति समझ पा रहा है कि धन है। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि मंगल और जुपिटर लगन में बैठे हुए हैं, है ना। तो लगन चार्ट में गुरु बैठा हुआ है ना, और लगन चार्ट में ही मंगल बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक की निगाह में आरूढ़ लग्न में मंगल बैठा हुआ है 3य भाव में। ये व्यक्ति बहुत शांत है, बहुत शीतल है, बहुत सौम्य है ना, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन पब्लिक की निगाह में लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति
ठीक है, होशियार है ना व्यक्ति, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च भाव में आ गया ना, तो पब्लिक की निगाह में इनको पता है कि व्यक्ति सिक्रेटिव व्यक्ति है, व्यक्ति होशियार है, व्यक्ति अपनी बातें किसी को नहीं बताता, और व्यक्ति स्वयं से निपटने वाला है। ऑलराइट, तो लगन चार्ट से चीजें अलग और आरूढ़ लग्न से चीजें अलग, पब्लिक की निगाह में चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10th हाउस में शनि आ रहा है, आरूढ़ लग्न में 10th हाउस में शनि आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगन चार्ट में 10th हाउस में राहु आ रहा था, तो वहाँ पे राहु की भूमिका थी, तो लोगों को लगता है कि इनका कैरियर बहुत बड़ा होगा, है ना। राहु तो हमेशा से एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन है, कौन आ रहा है। 10th हाउस में शनि आया, प्लीज माइक म्यूट रखेंगे। माइक म्यूट रखो भाई, है ना। ठीक है, तो पब्लिक की निगाह से व्यक्ति का कैरियर क्या है, तो पब्लिक की निगाह से व्यक्ति का कैरियर 10th हाउस में शनि है ना। शनि की तरह व्यक्ति का कैरियर होगा, लेकिन लगन चार्ट में इनका राहु भी है, व्यक्ति बहुत खोजी है, बहुत रिसर्चर है, क्योंकि शनि और राहु में लगभग सेम समानताएं होती हैं। ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि शनिवत राहु है, तो दोनों में सेम समानता है, तो करियर के मामले में जैसे इनको पब्लिक देखती है वैसे इनका करियर होगा, सेम टू सेम होगा, मतलब इनका करियर कोई बहुत ज्यादा छुपा हुआ नहीं है, जो ये काम करते हैं पब्लिक में सबको पता है। राइट, ठीक है, मैं आपको एक और चार्ट पे ले आता हूँ, आपको और मजा आएगा। ये वाला चार्ट आप देख सकते हो, हाँ, तो ये व्यक्ति का कन्या लग्न है, बुध बैठा हुआ है लगन चार्ट में, भद्र महापुरुष योग बनाता है पाराशरी से, है ना। तो है ना, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, नो डाउट, व्यक्ति के अंदर बहुत सारी स्किल्स है, बात करने की कला है। ठीक है, अब यही जो बुध है ये 4th हाउस में आरूढ़ लग्न में चला जाता है। अब पब्लिक की निगाह में ये व्यक्ति कैसा है, तो पब्लिक की निगाह में है ना, लोग इसको इस तरह समझते हैं, इसके जो जानने वाले, कि व्यक्ति बहुत दिलदार है, व्यक्ति बहुत बड़े दिल वाला है। ठीक है, तो ऐसी धारणाएं उनके लोगों के प्रति बना हुआ है कि व्यक्ति बहुत खर्च करता है, बहुत दिल वाला है, व्यक्ति बहुत बड़े दिल का है, व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी है, व्यक्ति के पास बहुत सुख है, तो पब्लिक इसको इस तरह से समझ रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो पब्लिक की निगाह में बहुत अच्छा है। मैं इस व्यक्ति का थोड़ा सा फीडबैक देता हूँ, है ना। नो डाउट ये व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत बड़ा दिल वाला भी है ना, बहुत पैसा भी खर्च करता है, करोड़ों रुपए दान कर देता है मंदिरों में। ठीक है ना, राम मंदिर गए तब भी वहां पे मौजूद थे। ये बहुत बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले है ना पर्सन है ना, नाम किसी का नहीं लेता मैं, है ना। तो ठीक है ना, ये मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। ठीक है, जब नाम लेने की बात आएगी तो मैं नाम भी ले लूंगा जो सेलिब्रिटी होगा। ठीक है ना, ये मेरे स्टूडेंट का चार्ट है। ठीक है ना, तो बहुत इनका अच्छा व्यक्तित्व है। ठीक है, लेकिन ठीक है, पब्लिक को लगता है कि ये बहुत सुखी इंसान है, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा केस चल रहा है। ठीक है, जो 18-20 सालों से केस लगा हुआ है, जिन्हों में इनको रोज एक भय रहता है कि मेरी आज ऐसा ना हो कि आज मेरे को कुछ वहां से है ना कोर्ट से कुछ रिजल्ट आए और आज मैं जेल जाऊं, है ना। तो व्यक्ति रोज इस चक्कर में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते। ठीक है ना, इसके भी मैं रीजन बताऊंगा, इसके बहुत सारे रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लगन पाप कत्री योग में बना हुआ है। ठीक है ना, तो विभिन्न नाड़ी से हम इसको देखेंगे तो लगन पाप कत्री योग में है, बहुत सारी बातें हैं। राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है पाराशरी से, तो ये वाले कॉन्सेप्ट वहां से आए हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि वो सुखी इंसान है, लेकिन ये तो वो जानता है ना कि भाई मैं रोज इस तरह से सोता हूँ कि मेरे को लगता है कि कल मेरा दिन वहां पे ना हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो जाती हैं, है ना। इसी तरह से इस व्यक्ति के पास धन कैसा होगा, तो इनकम कैसी होगी, तो अपन देख सकते हैं लगन चार्ट में गुरु और चंद्रमा का युति, गजकेश्वरी योग भी है और गुरु उच्च का भी बना हुआ है। तो धन बहुत है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत धनवान है, पैसा बहुत है। और 2nd हाउस में भी जुपिटर और चंद्रमा की युति है, मतलब जैसा पब्लिक सोच रही है ना कि बहुत पैसे वाला है, वैसा एक्चुअल में ये है। ठीक है, जितना इनका इनकम है उतनी अच्छी इनकी सेविंग भी है। तो पब्लिक की निगाह में जो इनके दिमाग में जो छवि है, लोगों के दिमाग में जो छवि है, बिल्कुल वैसा ही इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, और काफी धन व्यक्ति कमाता है। 12th हाउस में केतु है, काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत आध्यात्मिक पर्सन है ना। हनुमान चालीसा की इन्होंने डीवीडी निकाल रखी है, कैसेट निकाल रखे हैं अपने घर पे, है ना। मैं नोकिया पे गया था तो उन्होंने काफी बातें बताई होगी कि हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है ना, और ये उदाहरण आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है ना। ये भारत के प्रधानमंत्री जो 3री बार प्रधानमंत्री के शपथ है ना पद की शपथ लिए है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। अब इस चार्ट में आपको मजा आएगा,
ये चार्ट आप सभी के लिए ओपन हो गया है ना। तो इस चार्ट को थोड़ा सा गहराई समझ लेते हैं। लगन में बैठा हुआ है मंगल और चंद्रमा, है ना। मंगल से बनता है रोचक महापुरुष योग, मंगल से बनता है लक्ष्मी योग, समझ में आ रहा है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, मंगल लगन में बैठा हुआ है तो रोचक महापुरुष योग, है ना। तो अपने आप में इसका जो लगने जितना बलवान है, जो ये सारी चीजें हैं, तो हमें कोई ज्यादा बात करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब आरूढ़ लगने की बात करते हैं। पब्लिक की निगाह में यह व्यक्ति का छवि क्या होगा? तो पब्लिक की निगाह में यहाँ पे 4th हाउस में योग बन जाता है, दिख रहा है ना। कोई मंगल और चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गया, ठीक है। तो चतुर्थ भाव होता है कि सुख का, है ना, पब्लिक का, लोगों के लिए कार्य करने का, परमार्थ सेवा का। तो लोगों के दिमाग में एक छवि बना हुआ है कि भैया मोदी तो भैया अपने लिए नहीं जीता, मोदी तो देश के लिए जीता है। ये पूरी जनता जान चुकी है इन 15 सालों में, तो कि मोदी देश के लिए आया है, मोदी हिंदू सनातन संस्कृति स्थापित कर देगा, मोदी राम मंदिर बनवा दिया है, मोदी ने ये कर लिया है। तो पब्लिक ये जानती है, पब्लिक की निगाह में ये है कि मोदी बहुत दिलदार व्यक्ति है और मोदी परमार्थ सेवा कर रहा है, 4th हाउस मोक्ष का होता है। तो मोदी भैया बहुत बड़े विजन के साथ आया है ना। और उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव लोगों के लिए काम करना, परमार्थ सेवा के लिए कार्य करना, सुख के लिए कार्य करना, लोग इन को बहुत बड़े दिल से याद करते हैं, समझ में आया। तो ये उनकी छवि आज ये पब्लिकली इसी तरह की है। हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं और नरेंद्र मोदी को कोई दिमाग से बात नहीं करता। हर व्यक्ति मोदी का नाम आते तो लोगों के दिल में एक लहर आ जाती है कि मोदी तो भैया जीतेगा। ऐसे ही हुआ ना भाई, 3 बार चुनाव हो गए, तीनों बार ये हुआ कि भैया मोदी तो जीतेगा। क्यों बोले? ये बात तब आती है कि जब हम दिमाग का यूज नहीं कर रहे, जब हम दिल का यूज कर रहे होते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? आपको चीजें रिलेटेबल लग रही है कि नहीं लग रही है? तो हम कैसे हैं वो अलग चीज है। मोदी कैसा है? तो मोदी कैसा है, लगन में मंगल और चंद्रमा है, बहुत शातिर दिमाग का। लगन मतलब स्वयं बहुत शातिर दिमाग का, बहुत तेज प्रवृत्ति का, दुश्मन थरथर कांपेंगे। लगन में योग बना हुआ है रोचक महापुरुष योग, आसान नहीं है, बहुत बहुत शातिर व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन पब्लिक क्या समझती है? पब्लिक ये समझती है कि मोदी जी बहुत बढ़िया इंसान, बहुत ना पाक साफ इंसान, ठीक है। तो ये बातें अपन को चीजों को समझना है। रिलेटेबल हुआ सभी को? आप सभी प्लीज थोड़ा सा, है ना, ऐसा लगता है कि मैं मशीन से बात कर रहा हूँ, है ना, मन की बात रेडियो पे नहीं करूंगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग, है ना, बोलेंगे, मैं आपको दिया हूँ यहाँ पे अनम्यूट करने का। तो आप समझ में आया? यस सर। रिलेटेबल है, क्योंकि मेरे पास समय कम है और आप सभी को पता है कि ज्योतिष बहुत गहरा सागर है ना। तो आप सभी लोग अगर क्लास को लेना चाहते हैं और हम साथ में पढ़ाई करेंगे तो हम बहुत सारी गहराई को, चीजों को और आगे गहराई से पढ़ेंगे। लेकिन कम समय में मैं आपको जितना कोशिश बेस्ट दे सकता था वो बताया हूँ। यहाँ पे मैंने आरूढ़ लग्न भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? अब मैं आपको कुछ और रहस्य बताना चाहता हूँ, है ना। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं मतलब आरूढ़ लग्न है ना, वो जैसे बैठा हुआ मंगल एक में घर में है, तुम एक घर से पहला घर खरीद लेंगे ना, तो वो बदले का 10वां उसका ले लेंगे एक की जगह पे, सेम की जगह पे, तो 10वां लगन में आ गया। ऐसे ही किया है ना सर? मैं आपको वो आप मेरा वीडियो डबल बार सुन लेना मैडम, है ना, कि आरूढ़ लग्न कैसे बनाया था। इसके 2 तरीके है ना। तो रिपीट सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर अगर जैसे मकर लगन की है कुंडली और मकर शनि का है और शनि मकर में ही बैठे हुए हैं, तो फिर उसको आरूढ़ लगन में कैसे काउंट करेंगे? लग्नेश मैं थोड़ा सा अपना और कोर्स ले लेता हूँ आगे का, फिर अपन नहीं, ये लग्नेश भी तो इसी में ही हो गए ना। लग्नेश लगन में है। मैंने क्या कहा है कि अगर लगन और सप्तम में आता है तो आप उससे 10वां भाव आगे बढ़े, है ना। तो 10th हाउस को आप लेकर चलोगे, तो लगन सप्तम में कहाँ आ रहा है? ये लगन जो है मकर लगन की कुंडली है और मकर में ही शनि बैठे हुए हैं। हाँ, तो मकर में शनि है, प्रथम भाव में आ गया। अब उससे सीधा आपको अगर लग्नेश लगन नहीं है, कुछ भी दिमाग में लगाना है, सीधा 10 भाव आगे बढ़ जाओ। अच्छा, सीधे 10 भाव। अच्छा, सीधा 10th हाउस पकड़ लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ठीक है। तो जेमिनी ज्योतिष में, है ना, एक और जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 8वें कारक का, क्योंकि 8वां कारक जेमिनी ज्योतिष में नहीं है ना।
और आठवां कारक है ना, मेरा त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी का पहले कोर्स आता था, है ना, आज भी आता है, कभी कभी निकालते हैं साल में एक आध बार। तो मैंने ट्रिनिटी एस्ट्रोलॉजी, मैंने रामायण ज्योतिष, रामायण के माध्यम से ज्योतिष, त्रिदेव के माध्यम से ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र राशि, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी वाइफ, है ना, शक्तियों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ शोध किया है। ठीक है, तो अष्टम कारक जो होता है इसको है ना काफी शोध किया है, और उस शोध के बाद मैंने अष्टम कारक को यहाँ पे लिया है, जिसकी मैं बात करूंगा। अष्टम कारक को मुख्य रूप से बोला जाता है पितृ कारक, पितृ कारक, है ना। तो पितृ का मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज, है ना, या ऐसी ऐसी वह चीजें जिसके कारण आप इस जन्म में आए हो। एक्चुअल बेसिकली रीजन वो है कि आप आए क्यों हो, तो आपके कुछ पूर्व अनुबंध थे, है ना, पूर्व जन्म के कर्मास्थ थे, कोई प्रारब्ध कर्मास्थ थे जिसके माध्यम से आप आए हो। तो राहु से हम उस कड़ी तक पहुंचते हैं, और केतु से उसकी ताले की चाबी तक पहुंचते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा रेमेडियल पार्ट है ना। ट्रिनिटी एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाऊंगा बीच में मैं, हमारा कोर्स का नाम भी यही है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी प्लस त्रिदेव रेमेडियल पार्ट। तो मैं आपको पहले मेरे कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि कोर्स क्या है। ठीक है, तो हमारा कोर्स 1 जुलाई से चालू होगा, 100% जूम सेशन होंगे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेगा, आप प्रिंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफाइड कोर्स है। टाइमिंग 6 बजे रहेगा शाम को, जिस टाइम पे हमने सेशन चालू किया था, और इसका ड्यूरेशन है वो 9 डेज है ना। तो 9 दिन तो ये कोर्स चलेगा और रेगुलर होगा, बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, संडे को भी क्लास होगा हमारा। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले इस कोर्स में, तो व्हाट इज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, है ना, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है ना, स्थिर कारक क्या होते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, नेचुरल कारक क्या होते हैं, राशि की वैल्यू किस तरह से यहाँ देखा जाता है, उच्च नीच मित्र शत्रु राशि की कॉन्सेप्ट कैसे हम इसको है ना एलोबरेट करेंगे, कैसे हम समझेंगे, चर कारक क्या होता है ना, जेमिनी में है ना किस तरह से राशि के कारक तत्व को फॉलो किया जाता है, किस तरह से जेमिनी दृष्टि को फॉलो किया जाता है ना, प्लैनेट्स के एस्पेक्ट किस तरह से पाराशरी के दृष्टि का उपयोग किया जाएगा, और किस तरह से जेमिनी दृष्टि का भी उपयोग यहाँ पे हम करेंगे, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ आरूढ़ लग्न, आरूढ़ लग्न की महत्वता क्या है, जेमिनी योग कैलकुलेशन, है ना, राजयोग कैलकुलेशन, किस तरह से राजयोग बनते हैं, है ना। तो जिस तरह से पाराशरी में राजयोग बनते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में राजयोग बनते हैं, उसी तरह से जेमिनी में भी राजयोग बनते हैं। किस तरह से राजभंग योग होते हैं, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी करवाया जाएगा, है ना, अलग अलग चार्ट पे। तमस गुण के क्या इफेक्ट होते हैं, रजस गुण के क्या इफेक्ट होते हैं, सत्व गुण के क्या इफेक्ट होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो कारक तत्व से जो आत्मा कारक बन के आया, अमात्य कारक बन के आया है, तो इस ग्रह में कौन से तत्व है, इस ग्रह में क्या वो तमस तत्व लेके आया है, क्या वो रजस तत्व लेके आया है, क्या वो सत्व तत्व लेके आया है। तो ये सारी विशेषताएं हम यहाँ पे इस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ आत्मा कारक, अमात्य कारक, भातृ कारक, मातृ कारक, पितृ कारक, है ना, ठीक है, ज्ञाति कारक, दारा कारक, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आत्मा कारक से सफलता और ऊंचाई, व्यक्ति का ऊंचाई कब मिलेगा, सफलता कब मिलेगी, अमात्य कारक से कैरियर और फाइनेंस कैसा कैसा होगा, है ना, भातृ कारक से व्यक्ति का पराक्रम, मातृ कारक से संपत्ति संतान, पुत्र कारक से, ज्ञाति कारक से कंपटीशन, शत्रु, कोर्ट केस वगैरह, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना सारे इसमें निपटेंगे, है ना। दारा कारक पति पत्नी, जैसे एडवोकेट पवन से पूछ रहे थे कि सर कैसे देखते हैं कि पति पत्नी में लड़ी हो, विघ्न हो, कोर्ट केस आदि आदि, तो ये सारे उत्तर आपको दारा कारक से मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पितृ कारक क्या होता है, जो कि मैं अष्टम कारक की बात कर रहा हूँ, है ना। पितृ कारक डायरेक्टली अफेक्टेड टू पास्ट लाइफ योगास, है ना। पितृ कारक का रोल जेमिनी ज्योतिष में क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट जेमिनी ज्योतिष में नहीं लिखा गया, है ना। इसको मैंने जेमिनी, पाराशरी और भृगुनंदी नाड़ी से मिक्स करके, त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके, रामायण ज्योतिष के साथ इसको शोध करके मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो अलग अलग सोर्स से, अलग अलग ग्रंथों से निकालकर यहाँ पे मैं आपके लिए एक सरल तरह से प्रेजेंट करूंगा। पितृ कारक क्या होता है ना, किस तरह से, है ना, उसकी चाबी है ना, हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं जो फंसी पड़ी होती है ना। कभी कभी हमको लगता है कि जीवन चल रहा है लेकिन जीवन फंसा हुआ है, तो एक जगह आप फंसे हुए होते हो, तो उस ताले की चाबी क्या है, तो उस चाबी को निकालेंगे। यहाँ पे मैं ताला और चाबी की बात करूँ तो ताले को राहु बोलते हैं और चाबी को केतु बोलते हैं। तो हर ताला और हर चाबी इसका उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे वो त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी रेमेडियल पार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, है ना। यहाँ पे आ गया ट्रिनिटी एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडियल पार्ट्स, कैसे त्रिदेव और जेमिनी ज्योतिष एक साथ वर्क कर सकता है ना। किस तरह से ज्योतिर्लिंगा और त्रिदेव ज्योतिष के माध्यम से हम रेमेडीज कर सकते हैं, है ना। अपनी राशि का, जन्म राशि का ज्योतिर्लिंग, है ना, आदि आदि बहुत सारी चीजें, है ना। कौन सी तिथि, कौन से महीने में आपको, है ना, किस तरह से त्रिदेव का उपाय करना चाहिए, ये सारी बातें हम पता करेंगे, है ना। डेट वाइज पता करेंगे, सूर्य कैलेंडर से पता करेंगे। आपको इतना अद्भुत लगेगा कि क्या बात कर रहे हो सर। हाँ,
तो डेट वाइज है ना हम उस रेमेडीज पे जाएंगे कि आप उपाय कर रहे हो तो कौन से दिन करना है, कौन सी तिथि करना है, क्या आपकी जन्म कुंडली कहना चाहती है ना। जैसे पितृपक्ष बनाते हैं ना, तो पितृपक्ष आता है तो एक महीना होता है स्पेशल, है ना, कि उस दिन पितरों का महीना होगा, 15 दिन एक पखवाड़ा होता है। तो आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह फंसा हुआ है, उसका उपाय किस टाइम पे, कौन से दिन, है ना, वो कितने दिन तक वैलिड हो सकता है, सारी बात करेंगे। तो बहुत कुछ रहस्य है, बहुत कुछ यूनिक बातें आपके सामने आएगी। इस कोर्स का प्राइस, एक्चुअल प्राइस 6,666 है ना। फर्स्ट 20 इनरोलमेंट के लिए ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3333 रुपया है। उसके बाद इसका फीस 4100 रुपया होगा। तो 9 दिन का कोर्स है। आज आप स्टार्ट करते हो या पहले 20 स्टूडेंट पर, पहले 20 छात्रों पर इस कोर्स का शुल्क सिर्फ 3,333 रुपया है ना। ये पेटीएम नंबर है ना। आप इसका गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर सारा एक ही है। जहां से भी आपको लिंक मिला है अब आपको वहां से पेटीएम नंबर भी मिल जाएगा, है ना। 7566 722 730 ये नंबर मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मेरी कॉलिंग नंबर है, मेरे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सारा नंबर इसी से है। तो आज के लिए स्पेशल ऑफर ये है, या फर्स्ट 20 लोगों के लिए स्पेशल ऑफर ये है कि आपको सिर्फ 3333 रुपये पे करना है ना। आपको 9 डेज का वर्कशॉप मिलेगा। उसके बाद इसका चार्ज हो जाएगा 4100 रुपया, ठीक है। तो हमारी क्लास 1 जुलाई से चालू हो जाएगा, है ना। डेट एक्सटेंड नहीं होगा, फिक्स 1 जुलाई को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी मेंबर्स इनरोल करवाना चाहते हैं आप बिल्कुल करवा सकते हो। हम वहाँ पे बहुत गहराई से जैमिनी ज्योतिष के बारे में सीखेंगे, और इस ज्योतिष का जो सीधा सा कंटेंट है, तो इसके मैं इंटेंट क्लियर करता हूँ। इसका सीधा सा इंटेंट ये है कि आपको फटाफट प्रिडिक्शन करना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब आप प्रिडिक्शन कर लो तो आप है ना त्वरित व्यक्ति को उपाय बता सको कि भैया आपका ये चीज यहाँ फंसा हुआ है, और तुरंत उपाय। तो ये 2 चीजों पे मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जेमिनी फाउंडेशन कोर्स है ना। फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम, जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट दिया है वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंटेंट बहुत क्लियर है कि आपको 2 मिनट के अंदर, जैसे आजकल लोग, बहुत सारे लोग एस्ट्रोटॉक पे या इधर उधर काम करते हैं, है ना, तो उनको फटाफट कैसे प्रिडिक्शन में आपको किस तरह से हेल्प करेगा, कैसे कोई व्यक्ति है ना पूछता है तो हम किस तरह से उसको मदद कर सकते हैं। तो ये 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको प्रिडिक्शन के टूल्स दे देगा। कितने ही प्रिडिक्शन कर लो, कितने ही आपको है ना फल कथन कर लो, व्यक्ति संतुष्ट एक ही जगह जाकर होता है कि भैया उपाय बताओ। सही कह रहा हूँ, है ना। कितना ही आप ज्योतिष में कार्य करो तो आखिरी में वो व्यक्ति आएगा कि भैया ये हो गया, ये चीजें सही नहीं चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो रेमेडीज बताएं। तो रेमेडीज स्पेशल वर्कशॉप है, आप निश्चित तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का समय का सदुपयोग हुआ होगा और आपको क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। मेरी क्लास में इतना ही था। अब आप कुछ कहना चाहें तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आप सभी के प्रश्न ले सकूं, ठीक है। ठीक है, आप सभी अनम्यूट हैं, आप अपना प्रश्न रख सकते हो। राजकुमारी जी मैडम। सर मुझे ये जानना था कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी एक बार, क्योंकि बीच में बिल्कुल, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैडम, है ना, आप चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है सर। मोबाइल नंबर मेरा, सचिन सर, मेरा मोबाइल नंबर, मैं एक काम करता हूँ चैट में लिख देता हूँ मेरा मोबाइल नंबर। तो यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे और यही नंबर मेरा कॉलिंग है। अगर किन्हीं को लगता है कि सर हमको पर्सनल बात करना है तो पर्सनल भी बात कर सकते हैं, और यही नंबर मेरा पेमेंट नंबर है ना। राहुल करके मैंने भेजा है, ठीक है। तो ये आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिख रहा है, मैं यहाँ बोल भी देता हूँ, आपको लिखना चाहे तो 7566 722 730। आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पे राहुल झंवर नाम आएगा। माहेश्वरी मेरी कास्ट है, झंवर मेरी सब कास्ट है ना। तो वहाँ पे राहुल झंवर नाम आएगा, है ना। तो आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद मुझे इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजकर आप मुझे, है ना, बता सकते हैं, ठीक है। सर रिपीट करना, नंबर रिपीट करना। 7566 722 730, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो कुछ भी प्रश्न हो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कोर्स के बारे में बता दूं, ये शोध आपको देगा, है ना, क्योंकि त्रिदेव ज्योतिष की रेमेडियल पार्ट्स और, है ना, जेमिनी प्लस त्रिदेव एस्ट्रोलॉजी, तो ये मिश्रण है ना। और बहुत सारी चीजें आपको रेमेडीज के बारे में और, है ना, अलग अलग तरह से बात करेगा। तो निश्चित तौर पे हम पेड क्लास में मिलेंगे। आशा है सभी को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। सर
हमें बैंक डिटेल चाहिएगी, क्योंकि हम क्या हुआ? नहीं कर, हमें आप बैंक डिटेल भी इसमें दे देते हैं। बैंक डिटेल में भेज देता हूँ, जहाँ पे आपको ये लिंक आया है ना, उसी जी। जगह आपको अभी कुछ ही देर में मेरे नंबर, बैंक डिटेल वगैरह सारा आ जाएगा। ठीक है? और आपको चाहिए भी सही तो मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनल। ठीक है? ठीक है, तो आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय बहुत अनमोल है। और दशा के लिए अलग क्लास करना पड़ेगा? दशा के लिए दशा कौन से लेंगे? हाँ, ये वाला फाउंडेशन कोर्स है, मैं पहले बताया हूँ, है ना। अगर दशा इसमें नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, इसमें दशा नहीं होगा, है ना। जो मैंने कोर्स कंटेंट में बताया है वो इस पे हम फॉलो करेंगे, है ना। जेमिनी अपने आप में एक, है ना, बड़ा कोर्स है। ठीक है, 4 तो अध्याय है, ज्यादा इतना नहीं। ठीक है, प्रणाम सर, ये बेसिक कोर्स है। प्रणाम सर। हाँ जी, फाउंडेशन कोर्स है। इसके इंटेंट बहुत क्लियर बताया हूँ कि 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करना और व्यक्ति को फास्ट रेमेडीज देना। तो हर कोर्स के कुछ इंटेंट होते हैं, तो ये कोर्स का इंटेंट इतना सा है कि जिस तरह से मैंने 10 मिनट के अंदर व्यक्ति का पूरा कुंडली खोल के बता दिया था, हाँ, तो आपके और रहस्य बता दूंगा, तो है ना, तुरंत प्रिडिक्शन करना। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर चलते हैं, ऐसे ऐसी एप्लीकेशन चलती है जहाँ पे आपको 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करना होता है ना। बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, या आप लोग ज्योतिष में नए नए हैं, आपको किसी को प्रभावित करना हो और आपको लगता है कि सर कुंडली खोलते चक्कर आ रहे हैं, है ना, तो वो चक्कर को दूर करने के लिए हम यहाँ पे, है ना, सिंपल प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, हाँ, नमस्कार पवन सर। चलिए ठीक है फिर, है ना, मैं आपको अपना बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर भेज दूंगा, है ना। और ये रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगा, चिंता ना करें, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक सर हेलो।